बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 201 एक साथ सुन चुके हैं और अब 202 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। बहुत गौर करने के बाद मैंने फैसला किया था कि अब मुझे करना ही पड़ेगा एक आखिरी काम जो मुझे मुसलसल जो तकलीफ़ बनी हुई है इससे निजात दिला देगा, इस अज़ाब से छुटकारा दिला देगा जो मैंने खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। मैं और तहजीब अजीब निगाहों से उसे देख रहे थे। फिर मैंने कहा, और जो कुछ भी कहना है बेतकान कह दे मिस्टर डी फोस्टर, हम सिर्फ वादा ही कर सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। तुम ये बताओ कि तुम्हें किंग इटलस ने मेरे पास क्यों भेजा है? दफातन डी फोस्टर ने पूछा और मैं संभल कर बैठ गया। हमें बताया गया है कि आपके पास जोरी हथियारों के फार्मूले हैं जो हारूत राबील ने चोरी करवाए थे और बाद में आप उन्हें लेकर फरार हो गए थे। उन फार्मूलों की सौदाबाजी एक मसला बन गई है। हमारी खिदमत इसलिए हासिल की गई हैं कि हम उन फार्मूलों का सौदा कर दें। ठीक है, इसके इवज़ किंग इटलस ने तुमसे क्या मुआवजा तय किया है? डी फोस्टर ने मुझसे पूछा। वसूल शुदा रकम का 10%, मैंने जवाब दिया। और ये रकम किस मुल्क से हासिल होगी जिससे भी सौदा तकमील पाएगा? डी फोस्टर ज़ियानी अंदाज में हंस पड़ा, फिर मेरी आंखों के सामने उंगली निचाते हुए बोला, इसका मतलब है कि वो तुमसे भी मुखलिस नहीं है। समझ सकते हो तो समझ जाओ, गौर कर सकते हो तो गौर कर लो, अगर नहीं कर सकते तो जहन्नुम में जाओ। मेरे जिस्म में सिनसिनी दौड़ गई। डी फोस्टर की गुफ्तगू गैर वादे थी मगर मुझे इसमें वतन महसूस हो रहा था। किंग इटलस की तरफ से मैं मशकूक तो पहले ही था मगर मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि उसकी नीयत में किस किस्म का फतूर है। अब डी फोस्टर भी मेरी बात की तायद कर रहा था मगर मुबम अंदाज में। आप हमें वजाहत से तो बताएं मिस्टर डी फोस्टर, आखिर हम क्या सोचें और किस बात पर गौर करें? मैंने डी फोस्टर से सवाल किया। जानते हो किंग इटलस कौन है? मैंने हैरत से पलकें झपकाई। जी हाँ मिस्टर डी फोस्टर, वो हमारे अनजानी डैडी के दोस्त हैं और हमारी भलाई के ख्वाह हैं, इसलिए तो उन्होंने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो अपने अलावा किसी की भी भलाई का ख्वाह नहीं है। जानते हो वो हारूत राबील से मिल गया है, उसके एजेंटों के लिए काम कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह भी मुमकिन हो मुझसे फार्मूले हासिल करके हारूत राबील के हवाले कर दे। ये सारे जाल इसीलिए बचाए गए हैं, समझे, सिर्फ इसीलिए। मैं सन्नाटे के आलम में डी फोस्टर को देखता रह गया। किंग इटलस और हारूत राबील का आदमी, उसके एजेंटों का आलाकार, बात बड़ी नाकाबिले यकीन सी थी लेकिन चूंकि डी फोस्टर के मुंह से निकली थी इसलिए मैं कुछ न कुछ उसमें वजन महसूस कर रहा था। तहजीब की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। डी फोस्टर के इंकिशाफ ने उसके भी होश उड़ा दिए थे, बल्कि मुझसे ज्यादा ये इंकिशाफ तहजीब के लिए सिनसनी खेज साबित हुआ। मैं तो पहले ही किंग इटलस की तरफ से मशकूक था। ये और बात है कि मैं खुद भी अपने शुबे की नोयत से वाकिफ नहीं था, बस वो मेरी नज़रों में काबिल एतमाद शख्स नहीं था। आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं? तहजीब ने थूक निकल कर कहा। उसकी आवाज़ वाज़े तौर पर कांप रही थी। वो हमारे डैडी के दोस्त हैं। डी फोस्टर हंसा। वो किसी का भी दोस्त नहीं, उसका नाम किंग इटलस है। और माफ करना, अगर तुम्हारे डैडी उसके दोस्त थे तो वो भी अच्छे आदमी नहीं रहे होंगे। ये जरूरी तो नहीं कि बुरे आदमी में कोई खूबी भी ना हो, तहजीब ने कहा, बल्कि बाज़ औक़ात तो बुरे आदमियों में बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ भी होती हैं। होती होंगी, डी फोस्टर ने बेपरवाही से कहा। मुमकिन है तुम्हारे जानी डैडी भी कुछ खूबियाँ रखते हों लेकिन ये शख्स किंग इटलस। डी फोस्टर ने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा, तहजीब उलझे हुए अंदाज में बोली। किंग इटलस जर्मन है, वैसे भी यहूदियों से नफरत करते हैं, फिर उसका ताल्लुक तो शिमरक खानदान से है जो गैर मामूली जुल्म सितम का शिकार रहा है। उस खानदान के लोगों की यहूदियों से नफरत तो इंतहा को पहुंची होनी चाहिए। उसका एक यहूदी के लिए काम करना मेरी समझ में नहीं आता। यही चीज़ तो सबसे ज्यादा अफसोसनाक है, डी फोस्टर एक ठंडी सांस लेकर बोला। सबसे ज्यादा कलक तो मुझे इसी बात की है कि जर्मन होने के बावजूद वो एक यहूदी के हाथों में खेल रहा है। आपसे तो उसका दोहरा ताल्लुक है, जर्मन होने के अलावा आप दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से भी तो है। तहजीब ने कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम अब भी शकूक शुबात का शिकार हो, लेकिन मैं दुनिया का बदकिस्मत तरीन आदमी हूँ। मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो कैद में बसर की। मालूम नहीं तुम लोग कभी कैदोबंद की मुश्किलात से गुजरे हो या नहीं। अगर तुम पर कभी ऐसा कड़ा वक्त पड़ा कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कैद कर दिया गया हो तब तो मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी, वरना शायद तुम कभी मेरी बात ना समझ सको। आपको जो कुछ कहना है मिस्टर डी फोस्टर वो कह दें, मैंने कहा। हम कोशिश करके किसी न किसी तरह आपकी बात समझ ही लेंगे। आदमी को बेशुमार नेमतें मयसर हैं मगर उसे इस बात का एहसास नहीं होता। किसी नेमत की कदर व कीमत का अंदाजा सिर्फ उस वक्त ही होता है जब वो नेमत छिन जाती है।
मुझे भी दूसरों की कैद में जाने के बाद ये अंदाजा हुआ कि आज़ादी किस कदर बेशकीमत नेमत है। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ अपने दुश्मनों के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने के लिए मजबूर था। इस जबरी जिंदगी में मुझे अपनों की याद बहुत आती थी। मैं सोचा करता था कि अगर अपनों के दरमियान होता तो वो किसी तरह मेरी कदर करते और मैं अपनी तमाम सलाहियतें उनके लिए इस्तेमाल करता। मैं आपके जज्बात का बखूबी अंदाजा कर सकता हूँ मिस्टर डी फोस्टर, मैंने कहा। आप अपनाइयत से महरूम रहे हैं गैरों के बाद। अब उन लोगों का दर्द अमल भी आपके लिए बहुत तकलीफ दे है जो आपके खानदान ही के लोग हैं। तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, डी फोस्टर ने हकारत से कहा। तुमने अभी दुनिया में देखा ही क्या है। तुम सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो ताकि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सको। मैं दम बखुद रह गया। उसने गलत मतलब अखज़ किया था। मैं उससे मालूमात ज़रूर हासिल करना चाहता था मगर मैंने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई थी, बल्कि मैं उसकी बात अच्छी तरह समझ रहा था लेकिन वो गलत समझा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे राम करूं। उसके ख्याल में वो मुझसे बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार था और उसने बहुत ऊंच नीच देखी थी। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, तहजीब ने बर वक्त दखल अंदाजी की। हम आपकी कैफियत का अंदाज़ा ही कर सकते हैं। सही तौर पर समझना तो जाहिर है हमारे बस से बाहर है। तहजीब की बात सुनकर डी फोस्टर खुश हो गया और मैं भी, इसलिए कि अगर तहजीब बर वक्त ना बोल पड़ती तो शायद डी फोस्टर इतनी आसानी से राह पर ना आता। हाँ, तुम न तजर्बेकार लोग हो, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मेरी उम्र को पहुंचोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहानत तुम लोगों की आंखों से आया है मगर महज अकल से किसी के जज्बात को नहीं समझा जा सकता। जज्बात और कैफियत जब तक खुद पर ना गुजरे उनके बारे में कुछ नहीं समझा जा सकता था। उस शख्स की हालत का तस्वीर करो जिसने एक बड़ा जुर्म सिर्फ इसलिए किया कि उसके जरिए अपने लोगों की हालत सुधर जाए। लेकिन आपने कोई जुर्म तो नहीं किया डी फोस्टर, मैं बोल पड़ा। यहूदियों को जिक्र देना जुर्म हो ही नहीं सकता। ये तो तुम कह रहे हो हारूत राबील से पूछो जिसने किंग हिटलर जैसे कुत्तों को मेरे पीछे लगा दिया। और अगर अमेरिका की हुकूमत को इल्म हो गया कि उनके कुछ फार्मूले चोरी हो गए हैं और वो मेरे कब्जे में है तो समझ लो कि मुझे दुनिया के किसी कोने में भी पनाह नहीं मिल सकेगी। मगर फार्मूले तो हारूत राबील ने चोरी करवाए थे, आपको किस बात की सजा मिलेगी? तहजीब ने पूछा। उसका तो जो भी हशर हो, लेकिन फार्मूले मेरे पास होने की सूरत में जान तो मेरी खतरे में पड़ेगी। इसलिए मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द इन फार्मूलों का सौदा किसी मुल्क से तय पा जाए। तो क्या आप अब ये नहीं चाहते कि उन फार्मूलों का सौदा हो जाए? तहजीब हैरान होकर बोली। हरगिज नहीं, डी फोस्टर ने सख्ती से कहा। मुझे अपने लिए इतना खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं थी। मुझे फरार होने का मौका मिल गया था तो मैं बगैर कुछ लिए फरार हो सकता था। इस तरह हारूत राबील को मेरी ज्यादा फिक्र न रह जाती। ज्यादा इम्कान ये था कि ऐसी सूरत में वो मुझे वापस बुलवाने के लिए जबरदस्ती करने की बजाय मुझसे सौदेबाजी करने को तरजीह देता। फिर कई बड़े मुल्कों के खौफनाक एजेंट भी मेरी जान के दर पे ना होते और मैं अपनी जिंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजार सकता था। ये तो आप अब कह रहे हैं अंकल, फरार होते वक्त ये सब बातें आपके ज़हन में कहाँ रही होंगी? उस वक्त मुझे इतना होश कहाँ था कि ये सब कुछ सोच सकूं। उस वक्त तो बस मुझ पर एक धुंधी सवार थी कि जैसी भी हो मेरे खानदान की भलाई के लिए काम किया जाए। लेकिन यहाँ अगर पता चला कि जिन लोगों के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है वही मेरी जान के दर पे हो गए, दुश्मनों के साथ मिल गए और दौलत के लालच में उन्होंने हर बात नजरअंदाज कर दी। ये भी भूल गए कि यहूदियों से जर्मनों की अजली दुश्मनी चली आ रही है। उन लोगों का बस चले तो मेरी तिक्का बोटी करके वो फार्मूले मुझसे हासिल कर ले। ये सब कुछ देखने के बाद जाहिर है मेरे सारे अज़ाइम खाक में मिल गए। मेरी हर उम्मीद दम तोड़ गई। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब सिर्फ अपने लिए सोचूंगा, अपने अलावा किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, तो इस सिलसिले में आपका आइंदा प्रोग्राम क्या है? मैंने पूछा। कोई बात भी मेरे ज़हन में वादे नहीं है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता, डी फोस्टर ने कहा। उसके लहजे से शदीद किस्म की बेबसी टपक रही थी। मैं सोचने लगा कि डी फोस्टर ने इतनी बहुत सी बातें की मगर इनसे कहीं ये साबित नहीं हुआ कि किंग हिटलर या शिमरक खानदान के दीगर अफराद वाकई गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हों। उसके खिलाफ जाने वाली सबसे बड़ी बात यह थी कि रोड एल्बो ने डी फोस्टर को पनाह दे रखी थी। किंग हिटलर और रोड एल्बो ने तो आपको पनाह फराम कर रखी है मिस्टर डी फोस्टर, मैंने कहा, और आप उन लोगों की तरफ से इस कदर बदगुमान हैं। पनाह बदगुमा? डी फोस्टर तलख लहजे में हंसा। ना तो उन्होंने मुझे पनाह दी है और ना ही मैंने कोई बदगुमानी की है। मैं तो रोड एल्बो की कैद में हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? तहजीब ने हैरत से कहा। मेरे ख्याल में आप पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ये पाबंदियां क्या कम है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ये लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते। ये तो आपकी भलाई की बात है। मुख्तलिफ ममालिक के जासूस कुत्तों की तरह आपकी बू सूंघते फिर रहे हैं, मैंने कहा। मैं जानता हूँ, डी फोस्टर ने कहा, और इस बात से भी वाकिफ हूँ कि यह महज बहाना है, वरना उनका मकसद तो कुछ और ही है।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले को किस तरह हैंडल किया जाए। डी फोस्टर इस बात पर मुसर था कि रोड एल्बो और किंग इटलस हारूत राबील से मिल गए हैं और वो अपने इस दावे की तायद में कोई सबूत पेश करने को भी तैयार नहीं था। डी फोस्टर ने फार्मूले चोरी करके अपनी बिसात से बहुत बढ़कर कारनामा सर अंजाम दिया था। इस बात का इम्कान था कि शायद असाबी दबाव के बायस उसका दिमाग मुतासर हुआ हो और वो हर कस व नाकस पर हारूत राबील का एजेंट होने का शुबा करने लगा। मैंने उसे बरह रास्त किस्म के सवाल करने का फैसला किया। अगर उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी तो उसकी किसी बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, और अगर वो ज़हनी तौर पर जवाब नहीं दे चुका था तो ये बात थी कि फार्मूले उसके कब्जे में हैं जिसका एतराफ़ वो कर चुका था। ठीक है, आपको ये कैसे इल्म हुआ मिस्टर डी फोस्टर कि किंग इटलस हारूत राबील से मिल गया है? मैंने उससे पूछा। डी फोस्टर की पेशानी पर बल पड़ गए। इस बात के मुतअद्दिद सबूत मिल गए हैं, उसने तुरशी से कहा। उसे मेरा सवाल बुरा लगा था। कुछ कहिएगा भी मिस्टर डी फोस्टर, या यूं ही पहेलियां बुझवाते रहिएगा? मैंने झिंझला कर कहा। किंग इटलस और रोड एल्बो ने यह मालूम करने की बहुत कोशिश की कि वो फार्मूले मैंने कहाँ छुपाए हैं, मगर मैंने ये बात उन्हें नहीं बताई। मेरी खोपड़ी घूम कर रह गई। इस बात से आपने ये नतीजा कैसे अगत कर लिया कि किंग इटलस हारून राबील से मिल गया है? मैंने कहा। कोशिश के बावजूद भी मैं अपने लहजे की सख्ती न छुपा सका। डी फोस्टर राजदाराना अंदाज में बोला। एक रोज मैंने उनकी गुफ्तगू सुन ली। किंग इटलस रोड एल्बो से कह रहा था कि जैसे भी मुमकिन हो मालूम करे कि मैंने फार्मूले कहाँ छुपाए हैं। रोड एल्बो ने इस सिलसिले में फिर क्या कोशिशें की? मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। बहुत सी कोशिशें की, यहाँ तक कि मुझे बेहोश करके मेरा पूरा जिस्म टिटोल डाला। मेरे ऊँट सुकड़ गए। ओह, तो ये बात है, मैंने कहा। मैंने यहाँ हिल बैग को देखा है। डी फोस्टर ने कहा। हिल बैग का जिग्राफिया क्या है? मैंने उससे पूछा। वो एक इंसान नमाज शैतान है, आदमी के रूप में एक दरिंदा है। शैतान भी उससे पनाह मांगता होगा। हारूत राबील का परवरदा वो गुंडा है और अमेरिका में हारूत राबील के तमाम मफादात की निगरानी की जिम्मेदारी उसी की है। बाहर के मामला से उसका ताल्लुक नहीं। ऐसे शख्स की यहाँ मौजूदगी को तुम क्या कहोगे? आपने ये पहली बात की है जिससे सूरत हाल की संगीनी पूरी तरह सामने आई है। मैंने कहा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बात इतनी आसानी से तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। डी फोस्टर बोला। तुम शायद मुझे एक खबतल हवास बूढ़ा आदमी समझ रहे हो। आप बूढ़े जरूर हैं मगर खबतल हवास हरगिज नहीं है। मैंने कहा। और ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप जैसा ज़हीन साइंसदान जर्मन कौम के लिए फख्र का बायस है। मेरे पास ऐसा कोई आला नहीं जिससे ये अंदाजा कर सकूं कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। डी फोस्टर ने उदासी से कहा। मैंने तो एक सादा सी हकीकत बयान की है, इसमें झूठ और सच का पहलू कहाँ से निकल आया? मैंने हैरत से कहा। मैं अब किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता। जब मेरे अपनों ने मुझे धोखे दिए तो मैं तुमसे क्या तवक्को रखूं? उसके बावजूद मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मेरी बात पर यकीन करने से आपको नुकसान क्या पहुंच सकता है। तुम्हें किंग इटलस ने यहाँ भेजा है। कुछ अजब नहीं है कि तुम मुझे शीशे में उतार कर मुझसे ये मालूम करने की कोशिश करो कि फार्मूले मैंने कहाँ छुपाए हैं। ये बताएं कि किंग इटलस या रोड एल्बो में से किसी के इल्म में ये बात है कि आप उनकी तरफ से मशकूक हो गए हैं? नहीं, डी फोस्टर ने कहा। मैंने उन पर अपने शुबहात जाहिर नहीं किए। और शुबहात क्या, मुझे तो यकीन है कि ये लोग हारूत राबील से मिल गए हैं। हाँ, आपने बड़ी उलझने पैदा कर दी हैं मिस्टर डी फोस्टर। जब आपको मालूम है कि हमें किंग इटलस ने यहाँ भेजा है, आपने हमारे सामने उन लोगों पर शुबा क्यों जाहिर किया जबकि अभी तक आप उन्हें इस धोखे में रखे हुए हैं कि आप उनकी असलियत से वाकिफ नहीं है? डी फोस्टर ने एक तवील सांस ली। शदीद आसाबी दबाव ने मेरे सोचने समझने की सलाहियतों को मुतासर किया है। मेरी कुव्वत फैसला जवाब दे चुकी है और शायद ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल ही दिवालिया हो गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने अपने शुबात का इजहार करके आपसे गलती सरदर्द हुई? ये बात नहीं है, डी फोस्टर ने हिचकिचाते हुए कहा। दरअसल मैं बेयकीनी की इस कैफियत से आजिज आ चुका हूँ और अब कोई ऐसा फैसला कुन जो चाहे मुझे किसी अंधे कुएं में ही क्यों ना गिरा दे मगर बेयकीनी और इंतजार की इस कैफियत को खत्म कर दे। मेरा ख्याल है हम दोनों अब भी कुछ नहीं समझ सके। मैंने तहजीब की तरफ देखते हुए कहा। मैं समझाता हूँ। तुम दोनों ने यही कहकर मुझसे अपना तारुफ कराया है कि तुम फार्मूलों की फरोख्त के सिलसिले में किंग इटलस की मदद कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपने तो एक लम्हे के लिए भी हमारी किसी बात पर इतबार ही नहीं किया। तहजीब बोली। हाँ, इतबार तो मुझे किसी पर भी नहीं। मैं इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह देख चुका हूँ और अब मेरा ईमान हो गया है कि प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते सब बेमानी एशिया हैं। ये सब महज अल्फाज हैं। दर हकीकत इन फजूल चीज़ों का कहीं कोई वजूद ही नहीं। लोग अपनी ज़रूरत के तहत इन अल्फाज का सहारा लेते हैं महज दूसरों को धोखा देने और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। आपने तो महज चंद तजर्बात की बुनियाद पर सारे सच्चे रिश्तों और जज्बों की नफी कर दी। मैंने मायूसाना लहजे में कहा। उसके बाद बाकी क्या है
उसके बाद बाकी बचता ही क्या है। दौलत, डी फोस्टर ने फखरिया अंदाज में कहा, यूं जैसे कोई बहुत अहम इंकिशाफ कर रहा हो। इस वक्त दौलत का उसूल हर शख्स के लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। उससे बहस करना बेकार था। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि वो अपने नजरियात के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। उससे बहस करने से ना तो कुछ हासिल होता और ना ही उसे कायल किया जा सकता था। उसके बरक्स उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कम अज कम ये तो मालूम हो ही सकता था कि वो चाहता क्या है। डी फोस्टर के सिलसिले में जो कुछ मैंने सोचा था, शायद तहजीब भी उसी नतीजे पर पहुंची थी। आपकी बातें तलख जरूर हैं अंकल, मगर ठोस मालूम होती हैं, तहजीब ने कहा। दौलत सब कुछ तो नहीं होती, मगर लोग इसके उसूल के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हो जाते हैं। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डी फोस्टर ने खुश होकर कहा। मैंने सोचा था कि मेरी तो खैर जैसे तैसे गुजर ही चुकी है, लेकिन अब अपने खानदान वालों के लिए कुछ करूँ। लेकिन जो कुछ मुझ पर गुजरी उसके बाद तो दिल जैसे बुझ कर रह गया है। हर शख्स अपने खेल में मसरूफ हो गया। मुझे बताओ कि अगर फार्मूलों की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम उनके हाथ लग जाए तो कौन मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन फार्मूले जब तक आपके पास हैं, आपकी जान को खतरा है। इनके सौदे के बाद तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं रह जाएगा, तहजीब ने कहा। तुमने हारून राबील को नजरअंदाज कर दिया। इस वक्त जो एजेंट मेरे पीछे लगे हुए हैं, फार्मूलों के सौदे के बाद उनसे तो जान छूट ही जाएगी। लेकिन हारून राबील अपना इंतकाम लिए बगैर मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। इतनी बड़ी चोट उसने जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी, वो इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता है। बात तो आपकी दुरुस्त है, तहजीब सोच में डूबे हुए लहजे में बोली, मगर अब आपने सोचा क्या है? चूंकि वही लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं जिन पर मैंने तकिया किया था, इसलिए मैं दुनिया पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। मैंने ये फैसला भी कर लिया है कि अब वो फार्मूले या तो सिर्फ मेरे लिए मुनाफा बख्श साबित होंगे या फिर उनसे कोई भी फायदा नहीं उठा सकेगा। आपका फैसला 100% दुरुस्त है, मैंने कहा। आपकी जगह कोई भी होता इन हालात में यही फैसला करता। लेकिन एक बात मुझे उलझा रही है। कौन सी बात? डी फोस्टर ने पूछा। आप उन लोगों की कैद में हैं। वो चाहते तो फार्मूलों के बारे में मालूम करने के लिए आप पर तशद्दुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? डी फोस्टर तलखी से हंसा। अभी वो मंजिल नहीं आई जहां उन्हें मुझ पर तशद्दुद करने की जरूरत महसूस हो, क्योंकि उन्हें तवक्को है कि वो मुझे जान सा देकर मुझसे फार्मूलों के बारे में मालूम कर ही लेंगे। जब उनकी तवक्को दम तोड़ जाएगी तो वो मुझ पर तशद्दुद भी जरूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन वो जराइम पेशा लोग हैं, अगर तशद्दुद पर उतर आए तो उन्हें जबान खुलवाने के सैकड़ों तरीके आते होंगे। इस सूरत में आप क्या करेंगे? डी फोस्टर तन कर बैठ गया। मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ, कोई मुझसे मालूम करके बताए कि मैंने फार्मूले कहाँ छुपाए हैं। तशद्दुद करके मेरी जान तो ली जा सकती है, मगर मुझसे फार्मूलों के बारे में कुछ मालूम नहीं किया जा सकता। क्या उन फार्मूलों की अहमियत इतनी ज्यादा है कि उनकी खातिर आप अपनी जान तक देने को तैयार हैं? तहजीब ने हैरत से कहा, हरगिज नहीं। डी फोस्टर बोला, मेरी नजर में उन फार्मूलों की कोई अहमियत नहीं। ये तो मेरा पागलपन था कि मैंने अपने खानदान की बहबूद के लिए उन्हें चोरी कर लिया। लेकिन अब मेरी जिंदगी उन फार्मूलों से मशरूत हो गई है। अगर मैंने उन्हें फार्मूलों का पता बता दिया तो मुझे यकीन है कि वो लोग मुझे मार ही डालेंगे। अब भी अगर मुझे ये उम्मीद होती कि मेरी जान बच जाएगी तो मैं उन्हें फार्मूलों के बारे में बता ही देता। वो ठीक कह रहा था। नौबत वाकई यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो लोग फार्मूलों के उसूल के बाद उसे कत्ल करने से भी दरेग न करते। लेकिन मिस्टर डी फोस्टर, अगर कोई शख्स फार्मूले तलाश करने में कामयाब हो गया तो? मैंने कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता, डी फोस्टर ने बड़े यकीन से कहा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने फार्मूले ऐसी जगह छुपाए हैं कि कोई शख्स ना तो इत्तफाकन वहाँ तक पहुँच सकता है और ना ही उन्हें तलाश कर सकता है। मैंने उन्हें बहुत ख़ास तरीके से छुपाया है। डी फोस्टर के लहजे में जिस बला का एतमाद था, उससे मुझे यकीन हो गया कि वाकई उसकी रहनुमाई के बगैर फार्मूलों तक कोई भी नहीं पहुँच सकेगा। ये बात इत्मीनान बख्श भी थी और तशवीशनाक भी। इत्मीनान बख्श इस एतबार से थी कि फार्मूले महफूज थे, और तशवीशनाक इसलिए कि उन फार्मूलों के हमारे हाथ आने का भी कोई इम्कान नहीं था। ताहम ये सारी बातें बाद में सोचने की थी। फिल वक्त तो डी फोस्टर से गुफ्तगू करने का मरहला दरपेश था, जो बजाय खुद एक मुसीबत था। एक तो वो सीधी तरह कोई बात नहीं कर रहा था, दूसरे बेएतमादी का शिकार था। ठीक है मिस्टर डी फोस्टर, यहाँ तक तो बात तय होगी कि फार्मूले बिल्कुल महफूज हैं और आप उन्हें किसी के हवाले भी नहीं करेंगे। आपको ये इल्म भी हो गया है कि किंग इटलस हारूत राबील के लिए काम कर रहा है, और आपने अभी तक किसी पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि आप हकीकत से बाखबर हैं। लेकिन आप हमारे सामने ये इतराफ़ कर चुके हैं। यकीनन आपने किसी न किसी हद तक हम पर एतमाद किया ही होगा, तभी तो बिला झिझक हमसे वो बात कह दी जिसे आपने अभी तक सबसे पोशीदा रखा है। ये गलत बात है कि मैंने तुम पर एतमाद करने के नतीजे में तुमसे इतनी बातें की है। हकीकत ये है कि अब मैं जुआ खेलना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं डी फोस्टर, मैंने हैरत से पलकें झपकाते हुए कहा। जुआ खेलने से आपकी क्या मुराद है? सुनो, वो बड़े नायाब और कीमती फार्मूले हैं,
तुम उनकी कीमत और अहमियत का अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये ऐसे कीमियाई और जोहरी हथियारों के फार्मूले हैं जिन पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इनका इस्तेमाल ऐसी होलनाक तबाही बर्पा कर सकता है जिसका अंदाजा लगाना भी कबल वक्त मुमकिन नहीं। अमेरिका की हुकूमत की तहवील से इन्हें चोरी करके डी फोस्टर ने एक नामुमकिन किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया है। तुम्हें शायद दिल ना हो कि जल्दबाज जंगी ममालिक इन फार्मूलों की एवज मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन इनकी सौदेबाजी करने के लिए जिन सलाहियतों की जरूरत है उनसे मैं खुद तो महरूम ही हूँ। किंग इटलस और रोड एल्बो में भी वो सलाहियतें नहीं हैं, इसलिए तो किंग इटलस ने हमारी खिदमात हासिल की हैं। तहजीब ने बेसाख्ता कहा। मैंने भी तो इसीलिए तुमसे इतनी बातें की हैं, डी फोस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुमकिन है तुम लोग ये सौदा कराने में कामयाब हो ही जाओ, यानी आप हमसे ये काम लेने के लिए तैयार हैं? तहजीब ने खुश होकर कहा। हाँ, डी फोस्टर ने संजीदा होते हुए कहा, लेकिन ये काम तुम किंग इटलस के लिए नहीं बल्कि बराए रास्त मेरे लिए करोगे। ओहो, मैंने कहा और संभल कर बैठ गया। गुफ्तगू बड़े नाजुक और फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो हमें 10% कमीशन देने को तैयार है। मैं तुम्हें 50% दूंगा, डी फोस्टर ने जोशीले अंदाज में कहा। जो रकम भी मिलेगी आधी तुम्हारी और आधी मेरी। बोलो, मंजूर है? इतनी बड़ी पेशकश कौन ठुकरा सकता है मिस्टर डी फोस्टर? लेकिन आप तो किसी पर एतमाद करने को तैयार ही नहीं, मैंने हत्तल इम्कान पुरसकून नजर आने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी बड़ी आसानी से हासिल हो गई थी, इसलिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मारे जोश के तहजीब का तो चेहरा ही सुर्ख हो गया था, लेकिन उसने फौरन ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था ताकि डी फोस्टर से अपने जज्बात छुपा सके। वैसे भी डी फोस्टर ने तहजीब की तरफ नहीं देखा था, वो तो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो था। मैंने तुम पर कोई इत्मीनान नहीं किया, मैंने सिर्फ एक पेशकश की है। इस आधी रकम के एवज तुम फार्मूलों की फरोख्त में मेरी मदद करोगे। उसके बाद किसी पुरसुकून मकाम तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, कोई ऐसी जगह जहां मैं अपनी बकिया जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। ऐसे कामों में बायमी एतमाद बहुत जरूरी होता है। शकूक व शुबात की फिजा में इस किस्म का काम सर अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा, ये भी ख्याल देने से निकाल दो, मेरे लिए काम करना है तो ऐसे ही करना होगा। मैं कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हूँ। आपने इस बात पर गौर कर लिया है कि हम इस तमाम गुफ्तगू से किंग इटलस या रोड एल्बो को भी आगाह कर सकते हैं? इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि मैंने जुआ खेलने का फैसला कर लिया है। तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई ना कोई नतीजा तो हर हाल में ही निकलेगा। मुझे मुस्बत या मनफी से ज्यादा गर्ज नहीं। मैंने सवालिया नजरों से तहजीब की तरफ देखा, वो किसी सोच में डूबी हुई थी। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाकर कहा, अभी तक तो इब्तदाई गुफ्तगू है और हमें तफसीलात भी तय करनी है। आपको बहुत से मामलात में हम पर यकीन करना ही पड़ेगा। मैं साइंस की दुनिया का आदमी हूँ, जहाँ यकीन की सरहदें नजरियात के तजर्बात में डलने के बाद शुरू होती हैं। मैं ठोस चीज़ों पर यकीन करने का कायल हूँ, वो चीज़ें जिनका कोई वजूद ना हो या वो बातें जिन पर मुस्तकबिल के दबीज पर्दे पड़े हुए हों, उन पर यकीन करना मेरी फहम से बालातर है। मेरा जी चाहा कि या तो अपना सर पीट लूं या फिर डी फोस्टर का सर पीट डालूं। उसे अपनी अहमियत का पूरा एहसास था, इसलिए तो हर बात में एक फलसफा बयान कर रहा था। उसे यह भी अंदाजा था कि उसकी ज़रूरत के मुकाबले में हमारी ज़रूरियात ज़्यादा शदीद हैं और वो जो बकवास भी करेगा हम उसे सुनने के लिए मजबूर होंगे। दफातन मुझे गुस्सा आ गया। सुनो डी फोस्टर, मैंने तल्ख लहजे में कहा, जिस तरह तुम ठोस चीज़ों के कायल हो उसी तरह मैं भी ठोस चीज़ों का कायल हूँ। जिस तरह तुम्हें हम पर एतमाद नहीं उसी तरह मुझे भी तुम पर एतमाद नहीं। जिस तरह तुम हमारी तरफ से मशकूक हो उसी तरह मैं भी तुम्हारी तरफ से मशकूक हूँ। तहजीब ने हैरत से मेरी तरफ देखा, मगर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा था। जिस तरह हम तुम्हें धोखा दे सकते हैं उसी तरह तुम भी हमारे साथ धोखा कर सकते हो। बताओ हम तुम पर कैसे यकीन कर लें? मेरे लबो लहजे और मेरे अंदाज से डी फोस्टर बुरी तरह बुखला गया। उसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि मैं उससे इस अंदाज में भी गुफ्तगू कर सकता हूँ। वो तो अपने तई मास्टर ऑफ सिचुएशन बना बैठा था। वो सकते किसी हालत में मुझे देखता रह गया। चंद लम्हे किसी बुत की तरह साकत व सामत रहने के बाद उसके लब हिले। मैं तुम्हारी बात तस्लीम करता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या धोखा कर सकता हूँ? पहले बेएतमादी का इजहार तुमने किया था, इसलिए पहले तुम बताओगे कि तुम्हें हमारी तरफ से किस किस्म के धोखे का खतरा है। मैंने जमीन पर जोरदार घुंसा रसीद करते हुए कहा, तुम किंग इटलस या रोड एल्बो की ये सारी बातें बताकर मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हो। तुम किस किस्म के आदमी हो डी फोस्टर? मैंने मुतैराना अंदाज में कहा। एक तरफ तो अक्लमंदी की बातें करते हो और दूसरी तरफ बेवकूफ़ी की इंतहा कर देते हो। भला किंग इटलस या रोड एल्बो के इल्म में ये सारी बातें लाकर हमें क्या फायदा हो सकता है?
छोटा मोटा मामला होता तो इसका इम्कान था, लेकिन इतनी खतीर रकम अपने हाथों से जाया करना कौन पसंद करेगा। तुम किंग इटलस के नुमाइंदा बनकर यहाँ आए थे, मैंने तुम्हें ज्यादा बड़ी रकम की पेशकश की तो तुमने अपनी वफादारियां तब्दील कर ली। कल तुम्हें किसी मुल्क के एजेंट ने इससे भी ज्यादा बड़ी पेशकश कर दी तो तुम मेरे साथ भी धोखा कर सकते हो। इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं कि मसरूका फार्मूले तुम्हारे कब्जे में हैं। डी फोस्टर ने हैरत से मुझे देखा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी तक मसरूका फार्मूले मेरे कब्जे में हैं, फिर इस बात पर यकीन ना करने का क्या जवाब है। कमाल है डी फोस्टर, तुम तो एक साइंसदान हो, खुद ही कह भी चुके हो कि जब तक नजरियात कुछ तजर्बात के सांचे में ना ढाल दिया जाए यकीन की सरहदें शुरू नहीं हो सकती। फिर तुम दूसरे शख्स से ये तवक्को कैसे कर सकते हो कि वो महज तुम्हारी कही हुई बात पर यकीन कर ले। फिर इस बात का कैसे फैसला होगा, डी फोस्टर ने मायूसाना अंदाज में कहा। बहुत आसान है, या तो हमें उस मुकाम से आगाह कर दो जहां तुमने फार्मूले छुपाए हैं, या फिर हमें वो फार्मूले दिखा दो, हमें यकीन आ जाएगा। तुम एक नामुमकिन फरमाइश कर रहे हो। मैं बड़ी वजाहत से बता चुका हूँ कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता, और तुम उससे भी ज्यादा नामुमकिन फरमाइश कर रहे हो। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। फार्मूले देखे बगैर कोई मुल्क कैसे सौदेबाजी कर सकता है। सब जानते हैं कि फार्मूले मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए तो उनके एजेंट मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें तवक्को है कि फार्मूले तुम्हारे कब्जे में हैं, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। लेकिन ये सब वो लोग हैं जो तुमसे वैसे ही फार्मूले हासिल कर लेना चाहते हैं। जब भी सौदेबाजी का मरहला आएगा और मामला एक खतीर रकम अदा करने का होगा, उनमें से हर एक रकम की अदायगी से कबल ये यकीन करना चाहेगा कि जिस पार्टी से वो सौदेबाजी कर रहा है फार्मूले वाकई उसके कब्जे में हैं भी या नहीं। मैं जबान से कह देने से तो कोई भी रकम अदा नहीं करेगा। तुम्हारी बात दिल को लगती है, डी फोस्टर ने ठंडी सांस लेकर कहा, लेकिन खुद को मेरी जगह रखकर सोचो और बताओ कि मैं क्या करूं। अगर ज़बानी कलामी सौदेबाजी मुमकिन होती तो मैं ये मशहूर करा देता कि डी फोस्टर ने फार्मूले मेरे हवाले कर दिए, उसके बाद खुद उन लोगों से सौदेबाजी करता, बल्कि कई पार्टियों से सौदेबाजी करके रकम वसूल करता और उसके बाद फरार हो जाता। कैसा आइडिया है? इस बात पर तो पहले ही मेरा यकीन बहुत पुख्ता हो चुका है कि कोई शख्स भी एतबार का लायक नहीं होता, डी फोस्टर ने भर्राई हुई आवाज में कहा। अगर तुम मुझे डबल क्रॉस करने के मंसूबे बना रहे हो तो इससे मुझे कोई सदमा नहीं पहुंच सकता। मुझे तो इससे बहुत ज्यादा की तवक्को है। मैंने तो एक मफरूजा पेश किया है। दर हकीकत मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसका जो हक है वो उसी को मिले। तुम्हारी सूखन तराजियां मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। बेहद ज्यादा रकम के लालच में अपनी वफादारियां तब्दील करके तुमने खुद को नाकाबिले एतमाद साबित कर दिया है। मामला अगर सिर्फ रकम का होता डी फोस्टर तो मैं हरगिज़ आमादा ना होता, लेकिन मामला सिर्फ रकम का नहीं। मेरे और किंग इटलस के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था। तुमसे मिलकर मालूम हुआ कि उसने मुझसे गलत बयानी की थी। उसका असल मकसद कुछ और है। ये मालूम हो जाने के बाद हम उसके लिए काम करने के पाबंद नहीं रहे। इसी दौरान तुमने हमें ये पेशकश कर दी। हमने तुम्हारी पेशकश इस वजह से कबूल कर ली कि किंग इटलस ने हमें धोखा देने की कोशिश की थी। मुझे ये बात कभी पसंद नहीं रही कि कोई शख्स मुझे तारीकी में रखकर अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करे। बात समझ में आ गई या मजीद वजाहत करूं? नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया, लेकिन मैं वो फार्मूले तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तुमने खुद भी तो इस सिलसिले में कुछ सोचा होगा। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, तुम हमसे क्या और किस तरह काम लेना चाहते हो? सबसे पहले तो तुम मुझे यहाँ से रिहा कराने का बंदोबस्त करोगे। मुझे किसी महफूज मुकाम पर पहुँचाने के बाद फार्मूलों की सौदेबाजी का मरहला शुरू होगा। रकम की वसूलियाबी के लिए मैं तुम्हें प्लान दूंगा। तुम्हारी हिस्से की आधी रकम तुम्हें फौरन ही नहीं मिल जाएगी, बल्कि पहले तुम मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचाओगे जहां मैं सुकून से बकिया जिंदगी बसर कर सकूं। वहां पहुंचने के बाद मैं तुमसे एक तहरीरी मुआहदा करूंगा और उसके साथ ही तुम्हारे हिस्से की रकम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बुनियादी बात तो ये है कि फार्मूलों की मौजूदगी के बगैर उनका सौदा करना नामुमकिनात में से है। इसके अलावा यह है कि इस सिलसिले में कोई तहरीरी मुआहदा करना भी मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, फर्ज करो कि मैं फार्मूले तुम्हें दिखा दूं और तुम काबिले एतबार भी साबित हो, यानी उन्हें लेकर ना भाग जाओ। तभी इस बात की क्या जमानत होगी कि जिस पार्टी से तुम सौदा करोगे वो तुमसे फार्मूले जबरदस्ती छीनने की कोशिश नहीं करेगी। तुमने पहली बार कोई माकूल बात की है और माकूल बातों का जवाब देकर मुझे खुशी होती है। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उन फार्मूलों को समझने की कोशिश की थी? यकीनन की थी। उन फार्मूलों का ताल्लुक मेरी फील्ड से है, मुझे उनसे दिलचस्पी भी है। अगर मैं नफी में जवाब दूं तो ये बात ताज्जुब खेज होगी। ये बताओ कि तुम उन फार्मूलों को समझने में किस हद तक कामयाब हुए हो? मैंने उससे पूछा। तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? डी फोस्टर एक बार फिर भड़क गया। इस सवाल के जवाब पर मेरे मंसूबे का दारो मदार है। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मुझे महज ये बता देने से कि तुमने उन फार्मूलों को समझ लिया है या नहीं, तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
तुम पहले आदमी हो जिसने मुझसे इस किस्म का सवाल किया है, डी फोस्टर ने मुझे मशकूक नजरों से घूरते हुए कहा। और अगर तुमने इस बात में जवाब दिया तो वो पहला आदमी मैं ही हूँगा जो फार्मूलों की सौदेबाजी के लिए कोई काबिल अमल मंसूबा पेश करेगा, एक ऐसा मंसूबा जो हमें यकीनी कामयाबी से हम कनार करेगा। हाँ, वो फार्मूले पूरी तरह मेरी समझ में आ गए हैं, लेकिन वो इतने पेचीदा और तवील हैं कि उन्हें फार्मूले याद होने या ना होने से मुझे कोई गर्ज नहीं। मेरे लिए तो इतना ही बहुत काफी है कि तुमने उन्हें समझ लिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि उससे फार्मूलों की सौदेबाजी में क्या फायदा उठाया जा सकता है, डी फोस्टर ने उलझे हुए अंदाज में कहा। बताता हूँ, मैंने कहा। हमारे सामने सबसे पहला मरहला ये है कि तुम्हें यहाँ से किसी तरह बाहिफाजत निकाल कर ले जाएं। ये सोचना तुम्हारा काम है कि मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे। मुझे तो ये बताओ कि फार्मूलों की सौदेबाजी के लिए क्या करोगे। किसी महफूज जगह पहुंचने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। क्योंकि तुमने फार्मूलों को समझ लिया है। मैं बोलते बोलते रुका, फिर मैंने पूछा, क्या तुम उन फार्मूलों को इस तरह तकसीम कर सकते हो कि वो बेकार होकर रह जाएं और किसी की समझ में ना आ सके। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो, डी फोस्टर ने हैरत से पलके झपकाते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम कि वो फार्मूले किस शक्ल में तुम्हारे पास हैं, लेकिन सौदेबाजी के लिए हमें उसकी नकल दरकार होगी। क्या उन फार्मूलों की नकल तैयार हो सकती है? नकल तो तैयार हो सकती है, लेकिन बस तो हम जिस पार्टी से भी सौदेबाजी करेंगे उन फार्मूलों की अधूरी नकलें फराहम करेंगे, ऐसे अधूरे फार्मूले जिनसे कोई फायदा ना उठाया जा सके। हाँ, ये हो सकता है, डी फोस्टर ने कहा। मुझे हैरत है कि ये ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आया। इसलिए कि ये तुम्हारी फील्ड नहीं, मैंने कहा, वरना दर हकीकत ये बिल्कुल सामने की बात है। लेकिन चक्कर वही है, मैं तुम पर एतबार कैसे कर लूं? अगर उन लोगों की तरह तुमने भी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें इस बात के लिए मजबूर कर दूंगा कि तुम हम पर एतबार कर लो। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, डी फोस्टर भड़क कर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें फार्मूलों की हवा भी नहीं लगने दूंगा। बैठ जाओ डी फोस्टर, मैंने हाथ हिलाकर बेपरवाही से कहा। तुम गलत समझ रहे हो। मजबूर कर देने से मेरी मुराद हरगिज़ नहीं थी कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे उन लोगों से भी बढ़कर मालूम होते हो। जरूर तुमने मुझ पर तशद्दुद करने का इरादा कर लिया है, लेकिन याद रखो तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तुम मेरे कहने पर खुद ब खुद अमल करने लगोगे। मैं किसी के कहने पर अमल नहीं करूंगा। किसी के कहने पर क्यों अमल करूं? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। जो मेरा जी चाहेगा वही करूंगा। तुम्हारा बुनियादी मसला ये है कि तुम अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार हो। मैं तुम्हें वो तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करूंगा जिसके बाद तुम सारे अंदेशों से बेनियाद हो जाओगे। उस वक्त अगर तुम मेरी तजावीज़ से मुत्तफिक हुए तो उन पर अमल करना, वरना तुम उसके लिए मजबूर नहीं होगे। अगर तुम वाकई मुझे इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो गए जिसके बाद मुझे तुम्हारी तरफ से भी खतरा ना रह जाए, तो मैं वो फार्मूले अधूरी शक्ल में तुम्हारे हवाले कर दूंगा, डी फोस्टर ने मुतमईन होकर बैठते हुए कहा। बेफिक्र रहो डी फोस्टर, हर काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, लेकिन तुम बदगुमानियों को अपने दिल में जगह नहीं दोगे। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर तहदीब ने मोहरे सकूत तोड़ी। जिन ममालिक से सौदेबाजी की जाएगी ज़ाहिर वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो बददियानती पर उतर आएं, पूरे फार्मूले लेकर भाग जाएं और उन पर काम करने के बाद उन्हें मुकम्मल कर लें? डी फोस्टर हंसने लगा। तुम इस फील्ड से नावाकिफ हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं, ये इतना आसान काम नहीं। किसी अधूरे फार्मूले को मुकम्मल करने से आसान बात तो ये है कि नया फार्मूला बना लिया जाए। इस बात से भी सभी वाकिफ हैं और ऐसी हमाकत का इर्तिकाब कोई नहीं करेगा। इसके अलावा मैंने कहा, हम जिस पार्टी से भी बात करेंगे उसे ये तासर देंगे कि अधूरे फार्मूलों की नकलें हमने दीगर ममालिक के हवाले भी की हैं, और जो मुल्क भी बेहतर कीमत अदा करेगा और पहली अदायगी करेगा, फार्मूले उसी के हवाले किए जाएंगे। तुम वाकई ज़हीन आदमी हो, डी फोस्टर ने तारीफी लहजे में कहा। इस तरह वो दबाव में आ जाएंगे और सौदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। कोई भी सौदा अपनी मर्जी के मुताबिक तय करने के लिए जरूरी होता है कि मद्दे मुकाबिल को सौदा करने पर मजबूर कर दिया जाए। ये तो कारोबार का बुनियादी उसूल है, मैंने कहा। तुम खुलेआम सौदेबाजी करोगे? डी फोस्टर ने तशवीशनाक लहजे में कहा। क्या इससे तुम्हारी जिंदगी को खतरा लाहक नहीं होगा? इतनी बड़ी रकम के लिए तो मैं कई बार अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकता हूँ, मैंने बेपरवाही से कहा। लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी की क्या फिक्र पड़ गई? तुम लोग मेरी पहली और आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारी गुफ्तगू से ये अंदाजा होता है कि तुम ये काम कर सकोगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। बेफिक्र रहो डी फोस्टर, हम उन लोगों से निमटने के तमाम गुर जानते हैं। हम पर उनका कोई दाव नहीं चल सकेगा। सवाल ये है कि पहला मरहला ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। किंग इटलस और रोड एल्बो जैसे खबीस लोगों के चुंगल से तुम मुझे कैसे निकालोगे? खबीसों के लिए मैं उनसे बढ़कर खबीस साबित होता हूँ डी फोस्टर। ये लोग तो बच्चे हैं, तुम देखते जाओ, मैं बड़ी सफाई से तुम्हें इनके दरमियान से निकाल ले जाऊंगा। मुझे और तहदीब को वहीं रुकना था, इसलिए डी फोस्टर के सामने कोई बात करना मुमकिन नहीं था।
मैं महसूस कर रहा था कि तहजीब मुझसे बात करने के लिए बेचैन है, मगर जाहिर है इसका मौका नहीं था। कुछ देर बाद एक शख्स रात का खाना लेकर आया। मैंने उसके जरिए रोड एल्बो को पैगाम भिजवाया कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। वो शख्स जरा ही देर बाद मुझे लेने आ गया। रोड एल्बो से मिलने हमें उसके कैंप जाना पड़ा। उसने हमें देखते ही बड़ी बेचैनी से पूछा, कहो कुछ कामयाबी हुई? किंग ईटल से कोई राब्ता हुआ? मैंने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, उसका पैगाम मौसूल हुआ है। वो तुम्हारी सलामती पर बेहद खुश है। तुम्हारे बारे में कह रहा था कि तुम ऐसी आला सलाहियतों के मालिक हो कि खराब तरीन सूरत हाल में भी अपना दिफा कर सकते हो। रास्ते में जिन लोगों ने हम पर हमला किया था उनके बारे में कोई इतला? तबाहशुदा हेलीकॉप्टर और कारों का मलबा ढूंढने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई, रोड एल्बो ने कहा। उन लोगों की मशक़शुदा लाशें भी मिल गई जो तुम्हारे हाथों हलाक हुए थे, लेकिन हमने सारी लाशें और मलबा ठिकाने लगा दिया है ताकि हुकूमत को इस सिलसिले में कोई वादे सुराग न मिल सके और हम सुकून से अपना काम जारी रख सके। ये तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन खदशा है कि उन लोगों के साथी किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकते हैं। ये किंग ईटल का कैंप नहीं, चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बिखरे हुए हैं। अगर उन्होंने इस तरफ का रुख किया तो उन्हें पछताना पड़ेगा। खैर तुम ये बताओ, क्या डी फोस्टर तुम लोगों से मशकूक हो गया है? रोड एल्बो संभल कर बैठ गया। क्या उसने हम पर किसी किस्म के शुबे का इजहार किया? उसने तशवीश ज़्यादा लहजे में पूछा। वो हमसे गुफ्तगू करते वक्त बेहद मोहतात था। फार्मूलों के लिए उसने शर्त आयद की है कि वो उसी वक्त किसी के हवाले किए जा सकते हैं जब उनका सौदा उसके सामने तय पाया जाए। इस बात पर तो वो शुरू ही से अड़ा हुआ है। हालांकि उसकी ये जिद मुनासिब नहीं। उसे चाहिए कि वलीन फुर्सत या तो वो फार्मूले हमारे हवाले कर दे या फिर हमें उस जगह से आगाह कर दे जहां उसने फार्मूले छुपाए हैं। देखो ना, दुश्मन के हाथ किसी वक्त भी वहां तक पहुंच सकते हैं। हमारी तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने उसे शीशे में उतार लिया है। मैंने कहा, ओहो, तो क्या तुम उससे फार्मूलों के बारे में मालूम करने में कामयाब हो गए? रोड एल्बो ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। अभी तो नहीं, लेकिन मुझे तवक्को है कि बहुत जल्द हम उसे ऐसी मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां हमसे कुछ छुपाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। मैं इस बात पर सिर्फ हैरत का इजहार कर सकता हूँ, रोड एल्बो बोला। हम लोग तो थक हार कर खामोश हो बैठे थे। अब मैं इस सिलसिले में किंग ईटल से बात करना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा और ये इंतहाई परेशान कुन मामला साबित होगा। इतनी सी बात के लिए वापस जाने की क्या जरूरत है? रोड एल्बो ने कहा। मैं यहीं उसे तुम्हारी बात कराए देता हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि किंग ईटल यहाँ पहुंच चुका है? मैंने चौंक कर कहा। रोड एल्बो हंस पड़ा। वो यहाँ नहीं आया। मैं ट्रांसमीटर पर उससे तुम्हारी बात कराऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास ट्रांसमीटर भी मौजूद है। उससे तो वक्त की बड़ी बचत हो जाएगी। फौरी तौर पर राब्ता करना तो मुमकिन नहीं होगा, रोड एल्बो ने कहा। उसके लिए तुम्हें कम अज कम 1 घंटा इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, इतनी देर इंतजार कर लेने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। हम बड़ी रहमतों से बच जाएंगे। तो ठीक है, मैं उसका इंतजाम किए देता हूँ। और कोई काम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब किंग ईटल से बात करने के बाद ही डी फोस्टर के पास वापस जाऊँ, और इस दौरान हम आपस में भी गुफ्तगू करना चाहते हैं। अरे ये पूरा कैंप तुम्हारा है, जहाँ चाहो घूमो फिरो, कौन तुम्हें रोक रहा है? मैं इस वक्त किसी चक्कर में नहीं उलझना चाहता। क्या इस तरह हमारा खुलेआम घूमना मुनासिब होगा? ये रोड एल्बो का कैंप है, किंग ईटल का नहीं। किसकी मजाल है कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे? तुम बेखौफ व खतरा यहाँ घूम फिर सकते हो। मैं और तहजीब बाहर कैंप में निकल आए। रात भीग चुकी थी और नशे बादों के हंगामे उरूज पर थे। खैमों और चूलदारियों के दरमियान टोलियों की सूरत में बैठे हुए आवारागर्द धुएं के मरगोले उड़ा रहे थे। एक मुनासिब सी जगह देखकर हम बैठ गए। मैं तुमसे गुफ्तगू करने के लिए बेचैन हूँ अली, तहजीब ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने हंस कर कहा। इसलिए तो वहां से निकल कर यहाँ आया हूँ। तुमने डी फोस्टर से बड़ी उम्दगी से गुफ्तगू की अली। मैं तो मायूस ही हो चली थी। दरअसल हम दोनों ही ने शुरू में कोशिश की थी कि नरमी से काम निकल आए, मगर बाज़ औक़ात जारिये से काम लेना ज़रूरी होता है। बहरहाल अब हमें जिन मसाइल का सामना है उनसे किस तरह निपटेंगे, तहजीब ने कहा। असल मसाइल तो उस वक्त शुरू होंगे जब हम डी फोस्टर को यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। क्या कह रहे हो अली? तहजीब ने हैरत से कहा। यह पहला मरहला इतना कठिन मालूम हो रहा है कि सोच सोच कर मेरा दिमाग मऊफ हुआ जा रहा है। डी फोस्टर को यहाँ से निकाल ले जाना कुछ इतना मुश्किल भी नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। बस जरा सी जहानत की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो गए हो? जानते हो डी फोस्टर उन लोगों के लिए सोने की चिड़िया से भी ज्यादा कीमती है। नहीं, मैं जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार नहीं हूँ। डी फोस्टर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसलिए तो मुझे तवक्को है कि मैं उन दोनों को बेवकूफ़ बनाकर उसे निकाल ले जाऊंगा। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे जहन में कोई वादे लाए अमल मौजूद है, तहजीब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मैंने एक वादे लाए अमल तरतीब दे तो लिया है जिसमें कामयाबी के इम्कान 90% से भी जायद है।
क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारा मंसूबा क्या है? तहजीब ने पूछा। बताने में कोई हर्ज तो नहीं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो मजा नहीं आएगा। तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है अली। तहजीब चिढ़ गई। तुम मेरे साथ हमेशा यही सलूक करते आए हो, कभी कुछ नहीं बताते। मैं हंसने लगा। सब कुछ तो तुम्हारे सामने होगा, पहले से मालूम करके क्या करोगी? फिर इस बार तो चीफ भी तुम ही हो, मैं बेचारा तो मातहत के तौर पर काम कर रहा हूँ। हम दोनों ही जानते हैं कि असल मामला इसके बरक्स है। मैंने कोशिश जरूर की थी कि यह मुहिम मेरी सरकर्दगी में अंजाम दे पाए, मगर मामलात इतने उलझ गए हैं कि शायद मैं इनसे निमट ना पाऊँ। हरगिज़ नहीं हो सकता। जो बात तय हो गई है हम उस पर कायम रहेंगे। इस मुहिम के लिए तुम बदस्तूर चीफ हो। तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो यूं ही सही, तहजीब ने अजीब से अंदाज में कहा। लेकिन ये तो बताओ कि डी फोस्टर को यहाँ से निकाल कर बाद में क्या करोगे? अगर डी फोस्टर को यकीन दिलाया जाए कि उसके साथ धोखा नहीं होगा तो उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेना मुश्किल नहीं होगा। उसे ये यकीन दिलाना ही तो असल मसला है, जिसका बज़ाहिर कोई इम्कान नजर नहीं आता। वो हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे मालूम है वो किसी ज़बानी बात पर हरगिज़ यकीन नहीं करेगा। उसे यकीन दिलाने के लिए हमें अमली इक़दाम करना होगा। अगर कोई हर्ज ना हो तो मुझे उन अमली इक़दामात से आगाह कर दो जो इस सिलसिले में तुम्हारे ज़हन में है। सबसे पहले तो डी फोस्टर को लेकर किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां हम किसी भी दखल अंदाजी से महफूज रहे। जर्मनी में ही या जर्मनी से बाहर? तहजीब ने पूछा। ज़रूरत के मुताबिक हम उसे दुनिया के किसी हिस्से में भी ले जा सकते हैं। असल मसला तो ये है कि जो लोग उसके और हमारे पीछे पड़े हुए हैं उनकी नज़रों से ओझल हो जाएं। उसके लिए तो एक बार फिर हमें मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, न सिर्फ डी फोस्टर पर मेकअप करना पड़ेगा बल्कि हमें अपने मेकअप भी तब्दील करना होगा। ठीक है, फर्ज करो हम किसी ऐसी जगह पहुंचने में कामयाब हो गए जहां हम हर तरह से महफूज होंगे। उसके बाद नहीं बल्कि उससे पहले ये कोशिश करना होगी कि डी फोस्टर ने जिस जगह फार्मूले छुपाए होंगे उन्हें वहां से निकाल लें। ये तो मुश्किल तरीन मरहला होगा, तहजीब ने कहा। वो तो किसी को फार्मूलों की हवा तक नहीं लगने देता। दरअसल इस बारे में कोई कभी फैसला करना मुश्किल है। हम बिल्कुल अंधेरे में हैं। मुमकिन है बाद में कोई सूरत निकल आए। फर्ज करो कि किसी तरह डी फोस्टर इस बात पर आमादा हो गया कि फार्मूले उस जगह से निकाल ले जहां उसने छुपाए हैं। फिर मुझे डी फोस्टर का इत्मीनान उलझन में डाल रहा है। मेरा ख्याल है फार्मूले उसके पास ही हैं। क्या कह रहे हो अली? तहजीब चौंक पड़ी। फार्मूले उसके पास होते तो वो लोग अब तक उन्हें बरामद कर चुके होते। तुम्हें याद नहीं डी फोस्टर ने बताया था कि उसे बेहोश करके उसकी जामा तलाशी ली गई है? ध्यान में रखो कि वो एक साइंसदान है और साइंसदान भी कोई मामूली दर्जे का नहीं है। उसे मौका मिलता तो उस वक्त दुनिया के ज़हीन तरीन साइंसदानों में उसका शुमार होता, लेकिन उसकी तो जिंदगी दूसरों की कैद में गुजर गई। आदादाना काम ना कर सकने की वजह से उसकी सलाहियतें दब जरूर गई होंगी मगर फना नहीं हुई होंगी। क्या यह मुमकिन नहीं कि उसने किसी साइंटिफिक तरीके से वो फार्मूले अपने ही पास इस तरह पोशीदा कर लिए हों कि आम आदमी उन्हें ढूंढ ना पाए? इस बात का इम्कान तो है अली, तहजीब ने पुरख्याल अंदाज में कहा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि फार्मूले उसके पास ही हों। मुमकिन है उसने उन्हें कहीं और छुपा रखा हो। अगर ये बात होती तो वो इतना मुतमईन ना होता जितने यकीन से उसने कहा था कि फार्मूलों तक कोई नहीं पहुंच सकता। उसे तो यही जाहिर होता है कि फार्मूले उसके पास ही हैं। ख्वाह वो कितने ही महफूज मुकाम पर फार्मूले क्यों ना छुपा देता, उसे उस तरफ से तशवीश जरूर होनी चाहिए थी कि कोई शख्स किसी भी वक्त तलाश करता हुआ फार्मूलों तक पहुंच सकता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नफ्सियाती एतबार से तुम्हारी बात दिल को लगती है। जब हम कोई कीमती चीज कहीं छुपाते हैं तो हर वक्त उसकी तरफ से फिक्रमंद रहते हैं कि कहीं वो किसी के हाथ ना लग जाए। शुक्र है तुम मेरी बात समझ गई। हम इस चीज को बुनियाद बनाकर आगे चलते हैं। जब हम किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाएंगे तो डी फोस्टर को मौका फराम करेंगे कि वो इन फार्मूलों की नकल तैयार कराए। चूंकि फिलहाल हमें ये भी नहीं मालूम कि फार्मूले हैं किस शक्ल में, लिहाजा ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि उनकी नकलें किस तरह तैयार होंगी। लेकिन जैसे भी हो हमें उन फार्मूलों की नकलें तो दरकार होंगी ही। क्या उसे फिर यह खतरा लाहक नहीं होगा कि हम उससे फार्मूले छीन लेंगे? फर्ज करो हम किसी किराए के मकाम में हैं। हम उसे कहेंगे कि हमें किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ से हमारा फरार होना भी मुमकिन ना हो। हमें बंद करने के बाद वो जाए जहाँ उसने फार्मूले छुपाए हैं, वहाँ से उन्हें निकाले, उनकी नकलें तैयार कराए, फिर उन नकलों को इस तरह अधूरा कर दे कि वो किसी के काम ना आ सकें। उसके बाद दोबारा असली फार्मूले छुपा कर वापस आए और हमें रिहा कर दे और फार्मूला की अधूरी नकलें हमारे हवाले कर दें। इस तरह काम भी हो जाएगा और वो महफूज भी रहेगा। वाकई तुम जागते हुए ज़हन के मालिक हो अली, तहजीब ने सताइशी लहजे में कहा। यही चीज़ तो तुम्हें दूसरों से मुमताज़ करती है कि तुम मुश्किल से मुश्किल उलझन के भी बड़े आसान हल ढूंढ निकालते हो। चीफ की इज्जत अफजाई है वरना बंदा किसी काबिल कहाँ। मैंने सर को कदरे खम करते हुए कहा। शर्मिंदा मत करो अली, मैं इस काबिल कहाँ कि तुम्हारे मुकाबले पर आ सकूं। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैंने तुमसे अपनी मातहती में काम करने की फरमाइश की।
मुझे ये बात हरगिज नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए थी कि जो शख्स ग्रेव वाइल जैसे होलनाक कैद खानों से फरार हो जाए, ओलिवर जैसे शैतान को कान पकड़ने पर मजबूर कर दे, उसके सामने मैं अपनी बर्तरी कैसे कायम रख सकती हूँ। मुझे ये ख्याल भी नहीं रहा था कि ग्रीन पोल भी उसके हाथों तबाह हुई थी। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि उसके एक ही वार ने चारों शाने चित कर दिया था। तभी तो मोहतरमा तहजीब मालिक एक्स छोटा सा गिरोह बनाकर अपनी औकात भूल गई थी। ये अचानक तुमने क्या फजूल बातें शुरू कर दी, मैंने खफगी से कहा। तुम और मैं कोई अलग अलग तो है नहीं। मुझे अफसोस है अली, मेरी गुफ्तगू से तुम्हारी दिल लदारी हुई, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं तो अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। आखिर मुझे भी तो अपने ज़हन से खुशफहमियां खुरच कर निकालनी है। बेकार बातें मत सोचा करो तहजीब, हम दोनों एक हैं और हमें मिलजुल कर हर काम करना है। मुझे देखो, जो कारनामा तुम सरंजाम देती रही हो मैं उसे अपना ही कारनामा समझता हूँ। तहजीब में इख्तियार मुझसे लिपट गई। माफ कर दो अली, मुझसे वाकई गलती हुई, मुझे तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहिए था। वो मेरे बाजू से अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली, मादरत करके तुम एक और गलती कर रही हो तहजीब। मैंने उसकी जुल्फे सहलाते हुए कहा, क्योंकि हम उस मंजिल से तो गुजर चुके हैं जहां किसी गलती पर मादरत करने की जरूरत होती है। हाँ अली, और ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत मुयस्सर है। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। फिर तहजीब ने अचानक ही कहा, गालिबन हम अपने मौजूदा मिशन के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि डी फोस्टर से फार्मूलों की नामुकम्मल नकलें हासिल करने के बाद हम किसी भी मुल्क के एजेंट से इसकी सौदेबाजी कर सकेंगे। लेकिन अली, इन नामुकम्मल फार्मूलों की इवज तो कोई भी रकम अदा नहीं करेगा। अदायगी 2 किस्तों में होगी, आधी रकम नामुकम्मल फार्मूलों की इवज और बकिया आधी उस वक्त जब हम फार्मूलों के बकिया हिस्से उनके हवाले करेंगे। डी फोस्टर को कैसे मुतमईन करोगे? तहजीब ने कहा। वो तो किसी बात पर भी यकीन नहीं करता। उसके लिए हम रकम की पहली किस्त डी फोस्टर के हवाले कर देंगे, ये उसका हिस्सा होगा। उसके बाद जो दूसरी किस्त मिलेगी वो हमारी होगी। हम तो इस तरह गुफ्तगू करने लगे जैसे हमारा मिशन ही ये हो। तहजीब ने चौंक कर कहा, ये हमारा मिशन नहीं है। मैंने भी चौंक कर कहा कि मसरूका फार्मूले डी फोस्टर से हासिल करें। लेकिन तुम्हारे मंसूबे पर अमल करने से तो फार्मूले किसी और मुल्क के कब्जे में चले जाएंगे। फार्मूलों की उन अधूरी नकलों की जो डी फोस्टर हमारे हवाले करेगा, हम एक और नकल बनवा लेंगे। उसके बाद जब डी फोस्टर फार्मूले के बकिया हिस्से हमारे हवाले करेगा, हम उनकी भी नकलें करवा लेंगे। इस तरह हमारे पास भी मुकम्मल फार्मूला होगा और उन लोगों के पास भी जिनसे हम सौदा करेंगे। गोया इस तरह हमें दोनों पार्टियों से रकम मिलेगी। तहजीब ने खुश होकर कहा, लेकिन ओशील मिकाइल को मालूम होगा तो क्या होगा? मुझे ओशील मिकाइल से ऐसी कोई खास दिलचस्पी नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अब क्या सोचने लगे? तहजीब ने पूछा। कुछ नहीं तहजीब, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, ये तो एक मंसूबा था मेरे जहन में, और भी बहुत कुछ है लेकिन वो अभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। किस सिलसिले में अली? उन्हीं फार्मूलों से मुतल्लक तहजीब, मैं उस मंसूबे से पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। तुम जुज़ियात में नहीं गए अली, लेकिन इस मंसूबे का खाका सुनकर मैं कह सकती हूँ कि ये एक बेहतरीन और मुकम्मल मंसूबा है। ये एक ऐसा मंसूबा है तहजीब जो कोई भी एजेंट बना सकता है, लेकिन काम की इब्तिदा करने के लिए ये बुरा मंसूबा नहीं है। आखिर कुछ पता तो चले कि तुम्हारा मंशा क्या है। तुम तो फिर राजदारी पर उतर आए। सब कुछ तो बता चुका हूँ, मगर वो बातें कैसे बता दूं जो अभी खुद मेरे ज़हन में भी साफ नहीं है। सब कुछ तो बता चुका हूँ, मगर वो बातें कैसे बता दूं जो अभी खुद मेरे ज़हन में भी साफ नहीं है। उसके बाद हम दोनों वहां से उठ गए और कैंप में घूमने लगे। कुछ ही देर बाद एक शख्स हमारे नज़दीक आकर रुका। चीफ ने आप दोनों को याद किया है। उस शख्स ने मोदबाना अंदाज में कहा, इंतज़ाम हो गया? इंतज़ाम हो गया है। मैं समझ गया कि ट्रांसमीटर पर किंग इटलस से राब्ता कायम हो गया है। चुनाचे मैं और तहजीब रोड एल्बो की तरफ चल पड़े। वो एक बड़ा सा चौकोर बक्स था जिसको अपने सामने रखे हुए वो बैठा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए उसने कहा, वो दोनों आ गए हैं किंग। गुड, उनसे बात कराओ। ट्रांसमीटर से किंग इटलस की आवाज़ उभरी। मैं और तहजीब ट्रांसमीटर के नज़दीक पहुंच गए, जिस पर सुर्ख रंग का जलता हुआ बल्ब जाहिर कर रहा था कि राब्ता मिला हुआ है। हेलो अंकल, मैंने कहा, हम आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन थे। हेलो बच्चों, कैसे हो? हम खैरियत से हैं अंकल, मिस्टर रोड एल्बो से। आपको हमारे बारे में पता चल ही चुका होगा। हाँ, मुझे मालूम हुआ था। रास्ते में तुम्हें जिन खतरात का सामना करना पड़ा उस पर मुझे बेहद अफसोस है। अरे नहीं अंकल, मैंने हंसकर कहा, हमने जिस काम का बेड़ा उठाया है इसमें तो खतरात ही खतरात हैं, लेकिन इस मामले में गलती बहरहाल मेरी है। तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ और लोगों को भी कर देना चाहिए था। इस बात पर तो हमें कामयाबी नसीब हुई अंकल, लेकिन अब जो मरला हमें दरपेश है वो खासा मुश्किल है। ओहो, क्या हुआ? तुम मुझे कोई बुरी खबर सुनाना चाहते हो? किंग इटलस की आवाज़ से तशवीश झलक रही थी। जी हाँ अंकल, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं वो बुरी खबर आपको सुनाने के लिए मजबूर भी हूँ। कहो कहो, किंग इटलस की मुजतरबाना आवाज़ सुनाई थी। मैं हर बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरा ख्याल है अंकल, मैंने कदर हिचकिचाते हुए कहा।
डी फोस्टर आप लोगों की तरफ से बददिल हो गया है। यानी मेरी और एल्बो की तरफ से? किंग इटलस की आवाज़ में तहैयर था। जी हाँ अंकल, और मुझे उसकी बात सुनकर अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन मैं उसके ख्यालात को तब्दील नहीं कर सकता था। खुलकर बात करो, उसने हमारे बारे में तुमसे क्या कहा है? उसे शुबा है कि आप हारून राबील से मिल गए हैं, मैंने कहा। मेरी निगाहें रोड एल्बो के चेहरे पर मरकूज थी। मैंने इस इंकिशाफ पर उसे वाज़े तौर पर चौंकते देखा। किंग इटलस पर यह खबर किस तरह असरअंदाज हुई होगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए कि वो मेरे सामने मौजूद नहीं था। तहजीब भी मेरी इस हरकत पर मुस्तरिब सी नजर आने लगी। मैंने उसे अपने लाए अमल से आगाह नहीं किया था, इसलिए वो भी रोड एल्बो से कम हैरान नहीं थी। क्या कह रहे हो? दूसरी तरफ से किंग इटलस की तहैयर में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। उसका ख्याल है कि हारून राबील की किसी बड़ी पेशकश पर आप लोग फिसल गए हैं और फार्मूलों की सौदेबाजी में रुकावट डाल रहे हैं, ताकि दफतन ट्रांसमीटर पर जलता हुआ सुर्ख बल्ब बुझ गया। हेलो हेलो, मैंने ट्रांसमीटर पर कहा और नजरें उठाकर रोड एल्बो की तरफ देखा। रोड एल्बो ट्रांसमीटर के करीब आ गया। राब्ता मुनक़ते हो गया। उसने ट्रांसमीटर पर झुकते हुए कहा, क्या कोई खराबी हो गई? मैंने पूछा। मालूम नहीं, देखना पड़ेगा, रोड एल्बो ने ट्रांसमीटर के बटनों से उलझते हुए कहा। चंद लम्हे बाद सर उठाकर बोला, शायद कोई खराबी ही हो गई है। उसने कहा, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। इस वक्त मैकेनिक कहाँ से आएगा? मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा। वो तो सुबह ही को आएगा। मेरे आदमियों में एक मैकेनिक है, उसे बुलवाए लेता हूँ, रोड एल्बो ने कहा और एक आदमी को भेजकर मैकेनिक को बुलवा लिया। हम लोग चलते हैं, मैंने कहा। खराबी ठीक हो जाए तो हमें बुलवा लेना। चलो, रोड एल्बो ने कहा और हमारे साथ बाहर निकल गए। तुम किंग को क्या बता रहे थे? बाहर आकर उसने मुझसे पूछा। तुमने सुन ही लिया था, मैंने बेपरवाही से कहा। असल बात तो मैं उसे बता ही चुका हूँ। तुम शायद तफसील से कुछ बताने जा रहे थे, वही मालूम करना चाहता हूँ। ट्रांसमीटर की खराबी दूर होने के बाद मैं किंग इटलस से दोबारा बात करूंगा, उसी वक्त सुन लेना। आखिर मुझे बताने में तुम्हें एतराज क्या है? रोड एल्बो ने इसरार किया और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो। 1-1.5 घंटे की तो बात है, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं इस मामले से मुतल्लक हूँ और किंग इटलस का साथी हूँ। तुम्हारे अंदाज से यूं मालूम हो रहा है जैसे मैं कोई नाकाबिले एतबार आदमी हूँ। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं। मैं किंग इटलस के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए उसके अलावा किसी और को जवाब नहीं देना चाहता। मेरे जवाब और अंदाजे गुफ्तगू से शायद रोड एल्बो की अना को ठेस पहुंची थी। तुम मुझसे पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, उसने निचला ऊंट दांतों में दबाते हुए कहा, वरना इस अंदाज में मुझसे गुफ्तगू करने की जुर्रत न करते। तुमसे वाकिफ होने की मुझे कोई खास जरूरत भी नहीं मिस्टर रोड एल्बो। मैं एक काम के सिलसिले में यहाँ आया था और उसे करके वापस चला जाऊंगा। जो मुझे मेरी बातों का जवाब देने से गुरेज करते हैं वो पछताते हैं। रोड एल्बो ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। मैं एक कदम पीछे हट गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रोड एल्बो, मैंने तंबी अंदाज में कहा। तुम मेरे अनजानी बाप के दोस्त हो, मेरे दिल में तुम्हारा एहतराम है, इसे खत्म करने की कोशिश मत करो। तेरी ये जुर्रत? रोड एल्बो बहुत जोर से दाड़ा और उसने हाथ घुमा दिया। मैंने तेजी से झुककर उसका वार खाली कर दिया। उसकी दाढ़ सुनकर उसके कई आदमी वहां आ गए थे। होश में आओ रोड एल्बो, मैंने बुलंद आवाज से कहा। रोड एल्बो के आदमियों ने रिवाल्वर निकाल लिए थे। मैं कहता हूं तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना याद रखो तुम मेरे आदमियों की जद पर हो। बस इंतहा होगी रोड एल्बो, मैंने वसीले लहजे में कहा। तुम एक ऐसे शख्स को धमकियां दे रहे हो जो दुनिया के खौफनाक एजेंटों से टकराने का अदम लेकर निकला है। तुम्हारे और तुम्हारे इन आदमियों की मेरी नजरों में कोई वक़्त नहीं। मैं जा रहा हूं रोड एल्बो। अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सरासर तुम होगे। आओ। रोड एल्बो के बाद मैंने तहजीब को मुखातिब किया और उसके साथ चल पड़ा। रोड एल्बो मुझे घूरता रह गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। मुझसे उनका एक बड़ा माली मफाद जो वाबस्ता था। अगर वो गर्म दिमाग का मालिक ना होता तो मुझसे उलझने की हमाकत भी ना करता। ये तो अचानक बहुत ख़राब सूरत हाल पैदा हो गई। उन लोगों से कुछ दूर निकलने के बाद तहजीब ने मुझसे कहा, अहमक आदमी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह ज्यादा आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। उसके लिए किंग इटलस को जवाबदेही करना मुश्किल हो जाता। लेकिन अली, ये तुमने क्या हरकत की? डी फोस्टर की बातें किंग इटलस से कहने की क्या जरूरत थी? जरूरत ईजाद की माँ होती है तहजीब, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि ट्रांसमीटर में खराबी की वजह से अब मजीद इंतजार करना पड़ेगा, वरना अब तक हमें मालूम हो चुका होता कि मेरे मंसूबे का नतीजा क्या निकलने वाला है। मैं तो इतना जानती हूँ कि तुम्हारी इस हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। पता नहीं तुमने क्या ठान रखी है। अरे तो क्या, अब मुझ पर इतना भी एतमाद नहीं रहा, मैंने खफकी से कहा। एतबार ना होता तो खुदा जाने तुम्हारा क्या हशर करती, तहजीब ने कहा। उसकी आवाज़ से थकन खवीदा थी। उसकी आवाज़ से थकन महसूस हो रही थी।
क्यों ना होती, हमने एक तवील और थका देने वाला सफर किया था। खुद मुझ पर भी थकन सवार होने लगी थी और थकन की बुनियादी वजह यह थी कि हमें फिलहाल कोई काम नहीं था। रात आदि के करीब गुजर गई थी। दफतन फिजा में खन की पैदा हो चली थी, मगर नागवार नहीं गुजर रही थी। कैंप में चूलदारियों के नजदीक टोलियों की सूरत में बैठे हुए नशाबाजों पर भी नशा गालिब आने लगा था। जा बजा रोशन अलाओं की रोशनियां भी मदम हो चली थी, लेकिन अब भी कहीं कहीं से कभी किसी टोली की हंगामा राइयां की आवाज आ जाती। मैं और तहजीब हाथों में हाथ डाले टहलते हुए चल रहे थे। जी चाहता है कि कहीं सुकून से लेटकर सो जाएं। दफादन तहजीब ने कहा। कुछ मुनासिब सी जगह देखकर कुछ देर बैठेंगे, मैंने जवाब दिया। फिर कैंप के सर पर एक जगह दो बड़े बड़े पत्थर नजर आए और हमने उस तरफ रुख किया। यहाँ निस्बतन ज्यादा सुकून था। नशेबाज टोलियां हमसे जरा ही फासले पर मौजूद थी, मगर अब वो दुनिया व माफिया से बेखबर हो चुके थे। हम एक पत्थर पर बैठ गए। तहजीब ने मेरे इशारे से सर टिका दिया। उसकी आंखें बंद थी। इस तरिस्माती माहौल का उस पर कुछ ज्यादा ही असर हो रहा था, जबकि मैं इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ था। दफतन मैंने एक टोली में से दो अफराद को उठते देखा। वो दोनों नशे में बुरी तरह धुत थे। उनके सर और दाढ़ियों के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। कपड़े भी मैले और बोसीदा थे। उनमें से एक के गले में लटका हुआ गिटार साफ नजर आ रहा था। वो दोनों अपनी जगह से उठे जरूर, मगर उनकी समझ में नहीं आया कि उन्हें जाना किस तरफ है। उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, जैसे अपनी छूलदारी की तलाश कर रहे हों। फिर उन्होंने लड़खड़ाते हुए कदमों हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जरा उन्हें देखो तहजीब, मैंने कहा। नशे ने उनकी क्या हालत कर दी है, अपनी छूलदारी तक भूल गए हैं। तहजीब ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा, मगर उसका सर बदस्तूर मेरे शाने से टिका हुआ था। फिर उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हारे अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहती अली, तहजीब ने सरगोशी में कहा और अपने दोनों बाजू मेरे गिर्द हायल कर दिए। मेरी तवज्जो भी उन दोनों की तरफ से हट गई थी। मैं कब तुम्हारे अलावा किसी और को देखना चाहता हूँ जाने मन, मैंने उसे खुद से मजीद नजदीक करते हुए कहा। तो मत देखो ना अली, आंखें बंद कर लो। कैसे बंद कर लूं जान, इन आंखों से तो तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखने के लिए मुझे आंखें खोलने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा चेहरा तो मेरे तसव्वुर में रचा बसा हुआ है। तहजीब की आवाज सरगोशी से आगे नहीं बढ़ रही थी। ये कैफ आगी लम्हात खुदा जाने कितने तवील हो जाते, लेकिन एक और आवाज ने सारा सहर तोड़ दिया। इधर देखो, ये रिवाल्वर है, तुम दोनों इसकी जद में हो। जिस हालत में हो उसी में बैठे रहो। जरा भी हिलने जुलने की कोशिश की तो हम बेदरी गोली चला देंगे। तहजीब ने चौंक कर आंखें खोल दी। मैं भी चौंक पड़ा, मगर हम दोनों में से किसी ने भी अपनी जगह से हिलने जुलने की हमाकत नहीं की थी। हम जिस हालत में थे उसी में साकत होकर रह गए। तहजीब मुझसे लिपटी हुई थी। उसका चेहरा मेरे शाने से लटका हुआ था और दोनों बाजू मेरे गिर थे, जबकि मेरा हाथ उसकी कमर पर था। मैंने उनकी तरफ देखा। मुलगजे उजाले में वही दोनों आवारा गर्द हमारे नजदीक मौजूद थे। अब वो बिल्कुल अलर्ट थे और उनमें से एक भी नशे में मालूम नहीं हो रहा था। दोनों के हाथों में रिवाल्वर दबे थे, जबकि एक शख्स के गले में बदस्तूर गिटार झूल रहा था। फिर मजीद दो आदमी हमें हमारी तरफ आते दिखाई दिए। वो बगैर कुछ कहे सुने हमारी पुश्त की जानिब आए और उन्होंने हमारी तलाशी ली, लेकिन हमारे पास असले के नाम पर एक चाकू तक नहीं था। ठीक है, अब तुम दोनों खड़े हो जाओ। हमें हुक्म दिया गया और हम खड़े हो गए। अपने हाथ बुलंद कर लो और उस तरफ चलना शुरू कर दो। ख्याल रहे कि तुम 4 रिवाल्वरों की जद में हो। हमने खामोशी से चलना शुरू कर दिया। मेरे ऊँट भिंचे हुए थे। एक लम्हे की गफलत भी मुझे रास नहीं आती थी। वो लोग हमें कैंप की मुखालिफ सिमत में लिए जा रहे थे। मुझे मालूम था कि मेरी तरह तहजीब के ज़हन में भी यही सवाल चकरा रहा होगा, हमें अगवा करने वाले कौन लोग हैं? क्या रोड एल्बो के आदमी? मुमकिन है तहजीब के ज़हन में यही सवाल जड़ पकड़ गया हो, मगर मुझे यकीन था कि रोड एल्बो हमारे साथ इस हद तक नहीं जा सकता। तो फिर वो कौन लोग थे? यकीनन उनका ताल्लुक किसी ऐसी ही पार्टी से रहा होगा जो फार्मूलों के चक्कर में थे। हम अंधेरे में चलते रहे, मगर उस अंधेरे से फ़ायदा उठाना मुमकिन नहीं था। अकब से हम पर टार्च की रोशनी मुस्तकिल पड़ रही थी। हमारा सफर आधे घंटे से ज्यादा जारी नहीं रहा। इख्तिताम एक फार्म हाउस पर हुआ था जो बज़ाहिर मतरूक मालूम होता था। एक शख्स ने अंदर दाखिल होकर मोमबत्ती रोशन कर दी, जो गालिबन पहले से वहाँ मौजूद रही होगी। उसके बाद मुझे और तहजीब को भी अंदर ले जाया गया। तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, एक शख्स ने भूसे के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और हम दोनों ने चुपचाप उसके हुक्म की तामील की। अब ये बताओ कि तुम लोग कौन हो? उस शख्स ने हमें घूरते हुए कहा। क्या यही पूछने के लिए यहाँ लाए थे? मैंने बड़ी मासूमियत से सवाल किया। अब अगर एक भी फाजिल लफ्ज़ ज़बान से निकाला तो बेदरी गोली मार दूंगा, उसने सफाकी से कहा। जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। मेरा खून खोल कर रह गया, मगर हमारी तरफ 2 रिवाल्वर उठे हुए थे और दोनों रिवाल्वर बरदार न सिर्फ मुझसे फासले पर थे, बल्कि वो मुख्तलिफ सिमतों में थे।
मैं अगर एक पर हमला करता तो इतनी देर में दूसरा गोली चला देता और फिर बकिया दोनों अफराद भी मुसल्ला थे। ये और बात थी कि उन्होंने अपने रिवाल्वर जेबों में डाल लिए थे, मगर किसी भी वक्त रिवाल्वर उनकी जेबों से बरामद हो सकते थे। मैंने खून का घूंट पीकर एक तवील सांस ली और तहजीब की तरफ देखा। वो मेरा इशारा समझ गई और उसने जानी फेरिक्स वाली कहानी शुरू कर दी। किंग इटलस के कैंप में हम पर होने वाले हमले पर उसने अपनी कहानी खत्म कर दी। फिर क्या हुआ? तहजीब के खामोश होने पर उस शख्स ने पूछा। उसने बड़ी तवज्जो से तहजीब की बातें सुनी थी। किंग इटलस को पता चला कि हम उसके अनजानी दोस्त की औलाद हैं, तो उसने हमारी बहुत पजीराई की, तहजीब ने कहा, और यहाँ किस खुशी में भेज दिया। उस शख्स ने चुभते हुए लहजे में कहा, वो हमारी बेतरीका ख्वाह था। उसने कहा था कि इधर उधर भटकने से बेहतर है कि हम कोई मुस्तकिल काम कर लें, और ये कि उस मकसद के लिए रोड एल्बो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ हमारे लिए ज्यादा इम्कानात हैं। वैसे तुम लोगों का पेशा क्या है? उसने पूछा। गलत बयानी करने से क्या फायदा? मैंने तेजी से कहा। हम कोई अच्छे लोग नहीं हैं, उसूलत दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आते हुए पहाड़ी रास्ते पर तुम्हारा किसी से तसादुम हुआ? हाँ, मैंने चौंक कर कहा। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरे लहजे में सिताइश अमेज हैरत थी। वो जदीद हथियारों से लैस थे और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। उसने कहा, उसके बाद तुम पर हेलीकॉप्टर से भी हमला हुआ। तुम्हारी मालूमात हैरत अंगेज और काबिल रिश्क हैं, मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा। फिर दफादन चौंकते हुए कहा, तुम्हारा ताल्लुक खुफिया पुलिस से तो नहीं है? बच्चों जैसी बातें मत करो, उसने मुंह बिगाड़ कर कहा। क्या पुलिस वाले हमारी तरह होते हैं? मैंने सुना है खुफिया पुलिस वाले किसी भी हुलिये में हो सकते हैं, मैंने खौफजदा अंदाज में कहा। नहीं, हमारा ताल्लुक पुलिस से नहीं, लेकिन तुम लोग इतने भोले तो नहीं हो जितना जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ मिस्टर, मैंने बड़े खराब लहजे में कहा। ये रिवाल्वर हटाओ, फिर बताऊंगा कि मैं कितना भोला हूँ। तुमने हमें धोखे से घेरा है, वरना तुम्हें भी मजा ही आ जाता। मुझे मालूम है तुम दोनों ने जितने अफराद को मौत के घाट उतारा है वो मामूली आदमियों का काम नहीं हो सकता। फिर वो बेहतरीन तरबियत याफ्ता लोग थे। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि वो कौन थे, बस उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ किंग अंकल ने हमें हथियार फराहम कर दिए थे, वरना हम तो मारे ही गए होते। किंग ने किसी खास वजह ही से तुम्हें यहाँ भेजा होगा। सब कुछ तो बता दिया है, मैंने बेबसी जाहिर करते हुए कहा। ये तो वही जाने, मैंने बेपरवाही से कहा। जाहिर है वो हमारा बुरा तो नहीं सोच सकते। रोड एल्बो से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? हाँ, तहजीब ने कहा। उसने तुम्हें क्या काम सौंपा? उसका कहना है कि वो हमारे लिए कुछ सोचेगा, उस वक्त तक हम उसके मेहमान रहेंगे, तहजीब ने कहा। उस शख्स की आंखें हम पर मरकूज थी, मगर वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। चंद लम्हे बाद उसने कहा, मैं तुम्हारी बात पर किस हद तक यकीन करूं? हमने सब कुछ सच सच बता दिया है, मैंने कहा। झूठ बोलने की हमें कोई जरूरत ना थी, ना है। बस ये खौफ है कि कहीं आपका ताल्लुक पुलिस से ना हो। बस बहुत हो गया, उसने हाथ उठाकर कहा। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं, अपनी यहाँ आमद का मकसद बयान कर दो। आप हमें मिस्टर एल्बो कोई काम सौंपेंगे तो तभी तो पता चलेगा। हमें शुबह है कि तुम लोग फार्मूलों के चक्कर में हो। वो गुर्राया। फार्मूलों के चक्कर में? मैंने मुतैराना अंदाज में कहा। बराए करम वज़ाहत से गुफ्तगू करो ताकि हम भी वज़ाहत से जवाब दे सकें। मैं ज्यादा रियायत बरतने का कायल नहीं हूँ, उस शख्स ने सफाकी से कहा। अगर तुमसे इस सिलसिले में काम लिया जा रहा है तो बता दो। कुछ समय में आए तो बताएं, मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो। चूंकि हमें शुबा है कि तुम फार्मूलों के चक्कर में काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। हमें ऐसे किसी भी शख्स की जिंदगी मंजूर नहीं जो फार्मूलों की तलाश में हो, उसने कहा। लेकिन अगर तुम ये इतराफ कर लो कि तुम उसी सिलसिले में काम कर रहे हो तो तुम्हारी जान बचने का इम्कान है। एक लफ्ज भी पल्ले नहीं पड़ रहा, मैंने अपने लहजे में बेचारगी पैदा करते हुए कहा। हम तुम्हें वापस चला जाने देंगे, लेकिन उसके बाद तुम बजाय उन लोगों के साथ मगर दर हकीकत हमारे लिए काम करोगे। जान बचाने के लिए तो किसी बात का भी इतराफ किया जा सकता है। मैंने इस अंदाज में कहा जैसे जिंदगी से बिल्कुल ही मायूस हो गया हूँ। नहीं, वो दरिंदगी से अंसा, सिर्फ एतराफ करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें फार्मूलों के बारे में तफसील से बताना होगा, तब तो हम मारे गए। हमें जिस चीज के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है उसके बारे में तफसील क्या खाक बताएंगे? अगर नहीं बताओगे तो यकीनन मारे जाओगे। उसने जेब से रिवाल्वर निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, इस दौरान अगर तुम जबान खोलने का फैसला कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, वरना नहीं। मेरी बात तो सुनो, मैंने हाथ उठाकर बुखलाए हुए अंदाज में कहा। हिलने जुलने की कोशिश की तो अपनी जिंदगी का अरसा और मुख्तसर कर लोगे, उसने खौफनाक अंदाज में कहा। 1, उसने गिनती शुरू कर दी। तहजीब साकत उसामत बैठी थी, मेरे होश उड़े हुए थे। उस शख्स का अंदाज बता रहा था कि जो कुछ उसने कहा है उस पर अमल कर गुजरेगा। यूं भी बस इसे मर जाना मुझे हरगिज़ गवारा नहीं था, मगर मुश्किल ये थी कि कुछ करने का मौका ही नहीं था। दोनों रिवाल्वर बरदार पूरी तरह चौकस नजर आ रहे थे
और अब तो उस शख्स के हाथ में भी रिवाल्वर था जो हमसे गुफ्तगू कर रहा था और उन लोगों का लीडर मालूम होता था। 2। लीडर ने गिनती आगे बढ़ाई और उसके साथ ही उसका रिवाल्वर वाला हाथ जरा सा बुलंद हुआ। मेरी इज़्तिराबी कैफियत में इजाफा हो गया। वक्त बिल्कुल भी नहीं था और मुझे जो कुछ भी करना था फौरन करना था, वरना मैं और तहजीब हाथ पैर हिलाए बगैर ही मारे जाते। लेकिन सवाल ये था कि मैं करता क्या। अगर तनहा होता तो लीडर पर ही हमला कर बैठता। वो मेरे सामने भी था और मुझसे नज़दीक तरीन भी था। अगर मैं फुर्ती का मुजाहरा करते उससे लिपट जाता तो एक तरफ तो उसके अपने रिवाल्वर से महफूज रह सकता था, दूसरे उसके साथी भी गोली ना चलाते, इसलिए कि इस सूरत में गोली उनके लीडर को भी लग सकती थी। लेकिन खतरा यह था कि अगर मैं लीडरों पर हमला करता तो उसके साथी तहजीब पर फायरिंग शुरू कर देते। लीडर ने गिनती पूरी कर दी और उसके साथ ही उसका रिवाल्वर वाला हाथ पूरी तरह बुलंद हो गया। रिवाल्वर का रुख अब फार्म हाउस की छत की तरफ था। ट्राइगर पर उसकी उंगली का दबाव बढ़ गया था। मैं पलक झिपकाए बगैर उसे घूर रहा था। मैंने अपनी सांसें तक रोक ली थी और मेरे जिस्म के सारे उजलात तन गए थे। इम्कान यही था कि पहले वो मुझ पर फायर करेगा, उसके बाद तहजीब का नंबर आएगा। जिंदगी बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। इस तरह खामोशी से हाथ पैर हिलाए बगैर मर जाना मैं कैसे गवारा कर सकता था। लीडर के होंठ भिजे हुए थे और रिवाल्वर वाला हाथ नीचे की तरफ आ रहा था। मुझे मालूम था कि जैसे ही रिवाल्वर की नाल के निशाने पर मेरा सर आएगा वो ट्राइगर दबा देगा। मुझे इसी लम्हे का इंतजार था। उस वक्त मुझे इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करना था। रिवाल्वर से निकली हुई गोली से बचना एक नामुमकिन सा काम है, मगर मुझे उसकी कोशिश तो बहरहाल करनी थी। ये मेरी सलाहियतों के इम्तिहान का वक्त था। मुझे भूसे के ढेर पर ऐन उसी वक्त लोट लगाना थी जब वो ट्राइगर पर दबाव डाल रहा हो। भूसे का वो ढेर जो मेरे तेजी से हरकत करने की राह में मुजाहम था। अगर एक बार मैं उसकी गोली से बच जाता तो फिर मैं रुकने वाला नहीं था। एक लोड लगाने के बाद दूसरी लोड मुझे उस ढेर से बाहर ले ही जाती। उसके बाद मैं अपनी मुकम्मल फुर्ती का मुजाहरा कर सकता था। किस्मत ने यावरी की तो इनमें से किसी एक को तो ले ही बैठूंगा, वरना अल्लाह मालिक है। कोशिश से ज्यादा मैं और कर भी क्या सकता था। लीडर का हाथ सामने आ गया और ऐन उस वक्त जब रिवाल्वर का रुख मेरे बालों की तरफ रहा होगा, मैंने भूसे के ढेर पर लोट लगा दी। एक फायर हुआ, गोली मेरे नहीं लगी थी। मैं बिल्कुल महफूज रहा था। इस सेक्शन में मैंने दूसरी बार लोट लगाई। दूसरे फायर की आवाज आई, मगर मैं अब भी महफूज था। न सिर्फ महफूज बल्कि भूसे के ढेर से भी निकल चुका था। अब मेरे नीचे पुख्ता जमीन थी। लगातार तीसरा फायर हुआ, मगर मैं अपनी जगह था ही कब। मैं तो कलाबाजी खाकर वो जगह भी छोड़ चुका था। न सिर्फ मैंने जगह छोड़ी थी बल्कि बड़ी सूरत से खड़े होकर उस पर छलांग भी लगा दी थी जहां लीडर खड़ा हुआ था। मेरे जिस्म में बिजली सी गूंदी थी। इस वक्त सिर्फ मेरा दिमाग और जिस्म मुतहर्रिक था। जिस्मानी हरकत मेरे दिमाग से पूरी तरह हमआहंग थी, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मामला आंखों का था भी नहीं, ये तो अंदाजों का खेल था। अंदाजे और फुर्ती का जो फरीक इसमें सबकत ले जाता, उसी की कामयाबी के इम्कान रोशन हो जाते। मुझे यकीन था कि मुझसे अंदाजों की गलती नहीं हुई थी, होनी भी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि मेरी तो तरबियत ही इसी अंदाज में हुई थी कि किसी भी आड़े तिरछे वक्त कहीं भी अंदाजे की गलती मुमकिन ना हो। लेकिन उस वक्त मुझे शदीद तरीन दचका लगा जब मैं अपने हदफ से नहीं टकराया। मैं फिजा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी भयानक गलती सरजद हो चुकी है। इस किस्म के मुकाबलों में जरा सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। एक गलती का मतलब यकीनी शिकस्त होता। जमीन से टकराते ही मैंने तेजी से करवटों पर करवटें बदली ताकि आसानी से किसी फायर की जद में ना आऊं। लेकिन मेरी समाज से कोई धमाका नहीं टकराया, मुझ पर कोई फायर नहीं किया गया। ये एक हैरानकुन बात थी। क्या उन लोगों ने अपनी पोजीशनें तब्दील कर ली थी? लेकिन दफअतन मेरा जिस्म किसी से टकराया और मैंने उसे जकड़ लिया। जो हाथ आ जाए वही गनीमत है। मगर ये क्या, वो तो एक बेजान जिस्म था। और फिर अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि फार्म हाउस में कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मैं उछलकर खड़ा हो गया। इस सारे अमल में बमुश्किल 3 सेकंड लगे होंगे। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उन कुछ और लोगों में से एक ने कहा, तुमने बेमिसाल फुर्ती का मुजाहरा किया है। उनकी तादाद और वह दरवाजे के नजदीक ही खड़े थे। सब के सब मुसल्ला थे, मगर मेरी तरफ किसी के रिवाल्वर का भी रुख नहीं था। मैंने फार्म हाउस पर निगाह दौड़ाई। वो तीनों अफराद जिन्होंने मुझे और तहजीब को रिवाल्वर की जद पर ले रखा था, अब जमीन पर मुर्दा पड़े थे। तीनों के सर से खून बह रहा था, जबकि चौथा शख्स खौफजदा अंदाज में हाथ उठाए खड़ा था। मैं हैरान रह गया, गोया मुझ पर एक फायर भी नहीं किया गया था। वो तीनों फायर जिनकी आवाजें मैंने सुनी थी, उन नए आने वालों ने किए थे, जिसका सबूत वो तीनों अफराद थे जो मर चुके थे। तहजीब अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ लपकी।
तुम ठीक तो हो ना? उसने मुजरिबाना अंदाज में मुझसे कहा। हाँ, मैंने तो खराज तक नहीं आई। मैंने कहा, लेकिन ये हमारे इन दोस्तों की मेहरबानी की वजह से हुआ। तुम कौन हो? रोड एल्बो के आदमी उनमें से एक ने कहा, उसने हमें तुम्हारी हिफाजत पर मामूर किया था। ओह, मैं तो शुरू में ये समझी थी। मुझे मालूम है, मैंने हंस कर कहा। नहीं रोड एल्बो, हमारे खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। हमें अफसोस है कि हमारी जरा सी ताखीर से तुम्हें ज़हनी कोफ्त और जिस्मानी तकलीफ उठाना पड़ी, लेकिन ये ताखीर बेसबब नहीं थी। हम इतराफ़ का जायजा लेने लगे थे कि कहीं यहाँ इन लोगों के और साथी तो नहीं है। हमें अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हारी जान लेने पर ही तुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जिस फुर्ती का मुजाहरा हमने देखा है उसके पेश नज़र हमें यकीन है कि कम अज़ कम ये लोग तुम्हें कोई गज़न नहीं पहुंचा सकते थे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ दोस्तों, तुम्हारी आमद की वजह से मैं बड़ी दुश्वारियों से बच गया। क्या अजब कि मैं किसी गोली की जद में आ ही जाता। ये हमारी जिम्मेदारी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो रोड एल्बो हमारी खाने तक उतार लेता। अब चलो, रोड एल्बो तशवीश में मुब्तला हो गया होगा। चलो, मैंने कहा, लेकिन इसका क्या करोगे? मैंने उस चौथे शख्स की तरफ इशारा किया जो हाथ उठाए खड़ा था। इसे भी इसके साथियों के पास ही पहुंचा देते हैं। रोड एल्बो के आदमियों ने जवाब दिया और रिवाल्वर के ट्राइगर पर उसकी उंगली का दबाव बढ़ गया। नहीं, इसे मत मारो, मैंने बुखला कर कहा, लेकिन इससे पहले ही वो फायर कर चुका था। ये तुमने क्या किया? मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा। हमें अगवा करने वालों का आखिरी आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हम ख्वाह मुख्वाह अपने लिए कोई मुसीबत मोल नहीं ले सकते। इसे मार देना ही बेहतर था। इसकी जिंदगी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती थी। हम इससे कीमती मालूमात हासिल करते। हमारे पास ऐसी कोई हदायत ना थी। उस शख्स ने बेपरवाही से जवाब दिया। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि तुम महफूज रहो और तुम महफूज हो। मैं उसे घूर कर रह गया। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था? छोड़ो अली, तहजीब ने सरगोशी की। इन लोगों से उलझना फजूल है। ये तो हुक्म के गुलाम है। चंद ही लम्हे बाद मैं और तहजीब रोड एल्बो के आदमियों के साथ वापस रवाना हो रहे थे। मुझे इस बात का अफसोस था कि हमलावरों का एक आदमी कैद में आने के बावजूद ये मालूम ना हो सका कि हम पर इस तरह हमला करने वाले कौन लोग थे। रोड एल्बो के आदमियों ने जल्दबाजी का मुजाहरा करके काम ही बिगाड़ दिया था। हमारी वापसी पैदल ही हुई थी। अंधेरे रास्तों पर बगैर किसी रोशनी के हमने उनके साथ सफ़र किया। उन लोगों के पास टार्चें मौजूद थी, मगर उन्होंने रोशन नहीं की। शायद एहतियात के पेश नज़र ऐसा किया गया था। वापसी का सफ़र शायद आधे घंटे से कुछ ज़्यादा अरसे पर मोहित था। दौरान सफ़र मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई रही थी। किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। फिर रोड एल्बो के कैंप में पहुंचते ही हमें रोड एल्बो के रूबरू ले जाया गया। हमें देखते ही रोड एल्बो मुजरिबाना अंदाज में हमारी तरफ झपटा। तुम खैरियत से हो ना? उसने तशवीशनाक लहजे में पूछा। अब तक खैरियत से हैं, लेकिन आइंदा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा कैंप बिल्कुल महफूज है। ओह हाँ, मैंने कहा था, मगर देखो ना, किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता। ये तो एक कैंप है, हर किस्म का आदमी यहाँ आ सकता है, लेकिन मैंने हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। मेरा ख्याल था कि उस तलख कलामी के बाद शायद गुस्से में तुमने हमें अगवा करा लिया है, तहजीब बोली। रोड एल्बो हंसने लगा। मुझे ये खतरा भी था कि कहीं तुम मेरी तरफ से बदगुमान ना हो जाओ। दरअसल कभी कभार मुझे बिला वजह ही गुस्सा आ जाता है, जो बहरहाल ज्यादा देर बरकरार नहीं रहता। ट्रांसमीटर ठीक हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। हाँ, ट्रांसमीटर की खराबी दूर कर ली गई है और मैं किंग इटलस से बात भी कर चुका हूँ। वो तुमसे गुफ्तगू करने के लिए मुस्तरिब है। तो देर क्यों कर रहे हो? उससे कराओ ना बात। अभी लो, रोड एल्बो ने ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ते हुए कहा, और चांदी लम्हों के अंदर अंदर मैंने ट्रांसमीटर से किंग इटलस की आवाज़ आते सुनी। हेलो किंग इटलस, मैंने आगे बढ़कर कहा। उस वक्त राब्ता टूटने के बायस हमारी गुफ्तगू नामुकम्मल रह गई थी। रोड एल्बो ने बताया था कि चंद नामालूम लोगों ने तुमको अगवा कर लिया है। मैं बहुत परेशान था। पुरानी बात हुई किंग, मैंने हंस कर कहा। रोड एल्बो के आदमी अलर्ट थे, जिन्होंने हमें रिहा करा लिया। बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस मिशन की कामयाबी के लिए हमने तमाम तर उम्मीदें तुम्ही से वाबस्ता कर रखी हैं। तुम्हें अगर कोई नुकसान पहुंचा तो इससे बड़ा नुकसान हमें पहुंचेगा। हमें इस बात का एहसास है किंग, लेकिन दुश्मन बहुत चालाक है। ये अलग बात है कि हम पर हावी नहीं हो पाता। शायद तुम डी फोस्टर के बारे में कुछ कह रहे थे, किंग की आवाज़ आई। हाँ, उसे शुबा है कि तुम हारूद राबील की किसी बड़ी पेशकश पर फार्मूलों समेत डी फोस्टर को उसके हवाले कर देने पर तैयार हो गए हो। क्या तुम्हें उसी बात पर यकीन आ गया? किंग इटलस ने कहा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने बड़े दो टोक अंदाज में ये बात कही है। गालिबन कोई शख्स तुमसे मिला था जो हारूद राबील का आदमी है। डी फोस्टर ने उसे देख लिया था। इसके अलावा वो तुम्हारी और रोड एल्बो की गुफ्तगू सुनने में भी कामयाब हो गया था। इसलिए उसे यकीन है कि तुम लोग उसे फार्मूले फरोख्त नहीं करने दोगे।
ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हारून राबील के एजेंट हमारे पास पहुंचे जरूर थे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। फार्मूले तो मुंह मांगी कीमत पर ही फरोख्त किए जाएंगे। अगर हारून राबील मतलूबा रकम अदा कर देता है तो फार्मूले उसी को फरोख्त कर देने में क्या हर्ज है। बात इस हद तक तो ठीक है, लेकिन उसे खदशा है कि तुम लोग उसे भी हारून राबील के हवाले कर दोगे। हरगिज़ नहीं, ये उसकी गलत फहमी है। लेकिन अब होगा क्या? अगर वो इस गलतफहमी का शिकार ही हो गया है तो इसका मतलब है कि वो तुम लोगों से ताउन नहीं करेगा। आपने इस काम के लिए हम पर एतमाद किया है मिस्टर किंग, और ये सिर्फ आपकी मोहब्बत ही थी कि आपने हमें इसके लिए एक बड़े मुआवजे की पेशकश भी की थी। अब हमें इससे गरज नहीं कि मुआवजा हमें मिलता है या नहीं, लेकिन हमारी नज़र में आपके उस खुलूस की जो कदर व कीमत है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने डी फोस्टर पर अपनी सारी सलाहियतें सर्फ कर दी हैं। आपने एक बात पर गौर नहीं किया मिस्टर किंग। मैंने कहा उसे मालूम था कि आपने हमें उसके पास भेजा है, उसके बावजूद भी उसने हमें वो बातें बता दी जिन्हें अब तक छुपाता आया था। ओह हाँ, वाकई ये बात गौर तलब है। किंग की आवाज़ आई, मुझे बताओ कि तुमने उससे ये सारी बातें कैसे उगलवा ली। यही तो कमाल है मिस्टर किंग। हमने उसे न सिर्फ खुद पर एतमाद करने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि फार्मूलों की फरोख्त के सिलसिले में उसने हमें एक पेशकश भी की है। क्या पेशकश की है? किंग इटलस की आवाज़ में हैरतों का समंदर लहरें ले रहा था। उसने हमारी खिदमात अपने लिए तलब की हैं। अगर हम फार्मूलों की फरोख्त में उसकी मदद करें तो हमें हासिल शुदा रकम का 50% देने को तैयार है। और ये बात तुम मुझे बता रहे हो? किंग इटलस की आवाज़ में नाकाबिले यकीन हैरत थी। जाहिर है मिस्टर किंग, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। डी फोस्टर से मुलाकात की रुदाद आपके गोश गुजार करना हम पर लाजम है, लेकिन उसकी पेशकश बड़ी शानदार है। उसे कबूल कर लेने में क्या हर्ज है। आपकी बात मेरे लिए सख्त तकलीफ दी है मिस्टर किंग। हमारा आपसे कारोबारी ताल्लुक बाद में है। आप हमारे अनजानी वालिद के दोस्त हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि कभी हमारी वजह से आपके किसी मफाद पर ज़रब पड़े। आपके मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ है मिस्टर किंग। ओह, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। मुझे वाकई ही ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि तुम लोग एक उसूल परस्त शख्स की औलाद हो। तुम लोगों को भी उसी की तरह असूल परस्त होना चाहिए। दरअसल मेरा ताल्लुक जिस कारोबार से है वहाँ इखलाकी उसूल बिल्कुल भी नहीं चलते। दौलत ही सबसे बड़ा असूल है। हमारे बारे में आप इस अंदाज में कभी मत सोचिएगा मिस्टर किंग। बेशक हम भी पैसे को अहमियत देते हैं, दौलत की हमारे नज़दीक भी बहुत अहमियत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि उसकी खातिर हम अपनों को कोई नुकसान पहुँचा दे। दौलत तो कतई सानवी चीज़ है मिस्टर किंग, और फिर हमें इतनी दौलत का करना भी क्या है। मैं पहले ही माजरत कर चुका हूँ। किंग ने हंस कर कहा, अब ये तो बताओ एक सूरत हाल से निमटने के लिए तुमने क्या सोचा है। आप तजर्बेकार और जहादीदा आदमी हैं मिस्टर किंग। अगर आपके ज़हन में कोई तजवीज़ है तो मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप ये मामला हम दोनों पर छोड़ना चाहते हैं तो हमारा दावा है कि हम हर कीमत पर डी फोस्टर से फार्मूले हासिल कर लेंगे। तुम्हारा जहादीदा और तजर्बेकार अंकल अगर खुद कुछ कर सकता तो उसने तुम्हारी खिदमत हरगिज़ ना हासिल की होती। ये बहुत बड़ा मामला है और मेरे बस से बाहर है। मुझे ऐसे मामलात का ज़रा भी तजर्बा नहीं, इसलिए मैं इस पेचीदा सूरत हाल से निमटने की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। इस एतमाद के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मिस्टर किंग, लेकिन पहले यह मालूम होना चाहिए कि क्या हारून राबील के एजेंटों ने वाकई आपसे रब्ता कायम किया था। हारून राबील के एजेंटों से हमारी मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि पहले फार्मूलों की कीमत का तयन हो जाए ताकि हम हारून राबील से इससे भी बड़ी रकम का मुतालबा कर सकें। अगर वो हमें फार्मूलों की मुंह मांगी कीमत अदा करने पर तैयार हो जाए तो हम फार्मूले उसके हवाले कर देंगे। बसूरत दीगर जो पार्टी भी ज़्यादा अदायगी करेगी फार्मूले उसी को दिए जाएंगे। आपकी तजवीज़ नहायत माकूल है मिस्टर किंग, लेकिन उसके लिए फार्मूलों का हमारे कब्जे में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब भी यही था। बगैर फार्मूलों के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस मकसद के लिए हमने एक मंसूबा बनाया है जिसे आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो फैसला भी करेंगे हमें मंजूर होगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये तुम्हारी फील्ड है। मुझे इससे गर्ज नहीं कि तुम डी फोस्टर से फार्मूले किस तरह हासिल करते हो। मुझे तो बस वो फार्मूले चाहिए। उसके बावजूद मैं यही चाहूँगा कि आपको न सिर्फ अपने मंसूबे से आगाह कर दूँ बल्कि उस पर आपसे मंजूरी भी ले लूँ। अगर तुम इसी पर मुसर हो तो यूं ही सही, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मिस्टर किंग, मैंने जचे तुले अंदाज में कहा, हम डी फोस्टर को लेकर यहाँ से फरार होना चाहते हैं। क्या? ट्रांसमीटर से किंग इटलस की मुतहिराना आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन था कि मारे हैरत के उसका मुंह खुल गया होगा।
जी हाँ, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। हमने जो मंसूबा बनाया है उसके लिए ये फरार बहुत ज़रूरी होगा। क्या तुम मुझे उस मंसूबे से पूरी तरह आगाह करना पसंद करोगे? किंग इटलस की आवाज़ में इज़्तिराब था। हमारे फरार का ड्रामा इस तरह खेला जाएगा कि उस पर मसनूई होने का गुमान भी ना हो, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। मिस्टर रोड एल्बो इस फरार के इंतजामात करेंगे। फरार होते वक्त हमारा ताकुब भी किया जाएगा और हम पर फायरिंग भी की जाएगी। इस मसनूई मुकाबले के बाद हम डी फोस्टर को लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। ओहो, यानी इस तरह तुम उसका एतमाद हासिल करना चाहते हो ताकि उससे फार्मूले हासिल कर सको। हम उसका एतमाद ज़रूर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उससे फार्मूले हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। हम डी फोस्टर को यहाँ से फरार करा के हैम्बर्ग ले जाएंगे और वहाँ जिस जगह क़याम करेंगे उससे आपको मुतला कर देंगे। उसके बाद आपके ज़रिए कुछ नकली गाहक मुहैया किए जाएंगे। ये गाहक फार्मूलों की मुँह मांगी कीमत अदा करने पर तैयार होंगे। चुनाचे सौदा हो जाएगा, फार्मूले हाथ आ जाएंगे और अदायगी भी हो जाएगी। लेकिन आपको इल्म है कि ये लोग कौन होंगे और रकम कहाँ जाएगी? रोड एल्बो हैरत से आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। तहजीब अपने तासरात छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी और ट्रांसमीटर पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। हेलो किंग इटलस, मैंने ट्रांसमीटर में कहा। खामोश क्यों है? क्या आपको मेरी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं है? ये बात नहीं, किंग इटलस की लरजती हुई आवाज़ सुनाई थी। मैं तुम्हारी जहानत पर हैरान हो रहा हूँ। इतनी कम उम्री में तुमने इस कदर जहानत कहाँ से हासिल कर ली? ये इन बातों का वक्त नहीं है किंग, मैंने कहा। मैंने अपने मंसूबे के बारे में आपसे राय तलब की थी। तुम्हारा मंसूबा इस कदर मुकम्मल है कि इससे इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। डी फोस्टर से फार्मूले हासिल करने के लिए इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। ये वो यकीनी तरीका है जिस पर अमल करके फार्मूले हमारे कब्जे में आ जाएंगे और उसके बाद हम जिस तरह चाहेंगे उनका सौदा कर सकेंगे। गोया आपको मेरी तजवीज़ मंजूर है। दिलो जान से मंजूर है मेरे बच्चे। मैं रोड एल्बो को हदायत दे देता हूँ, वो तुमसे हर तरह का ताउन करेगा। फार्मूलों की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम में भी वो बराबर का हिस्सेदार है और अब वही तुम्हें बताएगा कि कब क्या करना है। इसी दौरान तुम अपना काम जारी रखो। डी फोस्टर को तो हम पहले ही शीशे में उतार चुके हैं, अब तो सिर्फ उसे यकीन दिलाने के लिए अमल करने की ज़रूरत है। मेरा यही मतलब है, रोड एल्बो के साथ मिलकर फरार के ड्रामे की तफसीलात तय कर लो। फरार का पूरा प्रोग्राम तुम्हारी मर्जी के ऐन मुताबिक होगा। उस ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए अगर तुम चाहो तो 2-4 आदमियों को मौत के घाट भी उतार सकते हो। ये आदमी तुम्हें रोड एल्बो मुहैया करेगा। हरगिज़ नहीं, मैंने कहा। अपने साथियों में से मैं किसी को भी कत्ल नहीं कर सकता। अलबत्ता ये मुमकिन है कि 2-4 लोगों की मौत को भी ड्रामे का एक हिस्सा बना दिया जाए। तुम्हारा मतलब है कि उनकी मौत हकीकी ना हो बल्कि वो अपने मरने का नाटक रचाएं? जी हाँ अंकल, फरार होते वक्त जाहिर है हमें रोकने की कोशिश की जाएगी और हम उन लोगों का मुकाबला करेंगे और ये सब कुछ डी फोस्टर को मुतमईन करने के लिए होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि डी फोस्टर इस ड्रामे की हकीकत से आगाह हो जाए। किंग इटलस की आवाज़ से तशवीश आया थी। उसे इतना होश कहाँ होगा कि ऐसी बातों पर तवज्जो दे सके। ये चीज़ें तो सिर्फ ऐसे लोग भांप सकते हैं जो लड़ाई बिड़ाई की दुनिया के आदमी होते हैं। और डी फोस्टर के बारे में ये बात यकीन से कही जा सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी जंगो जदल से नहीं गुजरा होगा। वो तो अंकल फ़कत एक साइंसदान है। गोलियों की आवाज़ें सुनते ही उसके होशो आवाज़ जवाब दे जाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि मंसूबा बनाते वक्त तुम हर किस्म की जुजियात पर नज़र रखते हो, किंग इटलस ने पुरतहसीन अंदाज में कहा। मंसूबा अगर बेदाग और मुकम्मल ना हो अंकल तो उसकी कामयाबी की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो रहूँगा और अब मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चला है कि तुम इस मार्के से सुरखरू होकर निकलोगे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी जान मुझसे नहीं छूट सकेगी। मैं आपका मतलब नहीं समझ सका अंकल, मैंने मुतैराना लहजे में कहा। तुम जैसे बासलाहियत आदमी से हाथ धोना कौन पसंद करेगा? और फिर तुम्हें इस काम की तकमील पर जो रकम मिलेगी वो तुम्हारी सलाहियतों के मुकाबले में बहुत हकीर होगी। बात रकम की नहीं है अंकल, बात तो पुरखुलूस लोगों की है। आप जैसा हमदर्द हमें कहाँ मिलेगा? हम तो खुद आपसे अलहदा होना पसंद ही नहीं करेंगे। गोया मेरी लॉटरी निकल आई, किंग इटलस ने हंसते हुए कहा। लॉटरी तो हमारी निकली है अंकल, हमारी बेमकसद जिंदगी को एक सिमत मिल गई है। खैर खैर, किंग इटलस हंसने लगा। ये बात तय हो गई है कि अब तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे और मेरे लिए ही काम करोगे। बिल्कुल तय हो गई। बल्कि आप अभी से हमें अपनी मुलाजमत में ले लें और हमारी तनख्वाह तय कर दें। सब हो जाएगा। फिलहाल तुम तो रोड एल्बो को ट्रांसमीटर के करीब बुलाओ, मैं उसे ज़रूरी हदायत दे दूँ। किंग इटलस की बात सुनकर रोड एल्बो खुद ही आगे बढ़ आया। ट्रांसमीटर के करीब आके किंग इटलस की बात सुनकर रोड एल्बो खुद ही आगे बढ़कर ट्रांसमीटर के करीब आ गया।
मैं पीछे हटकर तहजीब के पास जा खड़ा हुआ। तहजीब की आंखों में हैरत थी, इस्तजाब था और इस्तेफाम था। मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मुझे मालूम था कि वो मेरे इक़दाम से मुतमईन नहीं, हालांकि उसे मुतमईन होना चाहिए। यकीनन उसके जहन में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे हों। वो मौके की मुंतज़िर थी। तन्हाई मैसर आते ही वो एक बार फिर अपने सवालात समेत मुझ पर हमलावर हो जाती, मगर उसे नहीं मालूम था कि मैं उसके पेशतर सवालों के जवाब नहीं दूंगा। मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि अब हमें ऐसी तन्हाई मिल सकेगी जिसमें हम खुलकर गुफ्तगू कर सकें। रोड एल्बो ट्रांसमीटर पर किंग इटलस से हदायत वसूल कर रहा था। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर का राब्ता मुनक़ते करके वो हमारी तरफ पलटा। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। मैंने तुम्हारे साथ वाकई ज़्यादती की थी। क्या कह रहे हो रोड एल्बो? मैंने मुतैराना अंदाज में कहा। कौन सा रवैया और कैसी ज़्यादती? ज़्यादती तो यकीनन हुई थी, रोड एल्बो ने हिचकिचाते हुए कहा। उस वक्त तुमसे ये मालूम करने के लिए डी फोस्टर ने तुम्हें क्या बताया है, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। ये कोई ऐसी खास बात तो नहीं रोड एल्बो, मैंने हंस कर कहा। हैरत तो इस बात पर है कि तुम्हें इतनी जल्दी अपनी गलती का एहसास कैसे हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा गुस्सा बहुत जल्द उतर जाता है। तुम्हारे जाने के बाद जब मेरा गुस्सा उतरा तो मैंने ठंडे दिल से तुम्हारी बातों पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम ठीक ही कह रहे थे। बदकिस्मती से उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कहा था। मैंने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, वैसे तो खैर मैं अक्सर ही ठीक कहा करता हूँ, मगर उस वक्त मैंने क्या कहा था? मैं तुमसे पूरी बात मालूम करना चाह रहा था, मगर तुमने कहा चूंकि तुम किंग इटलस के लिए काम कर रहे हो, इसलिए हर बात सबसे पहले उसके इल्म में लाना तुम पर लाजिम है। ओह हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने बेहद संजीदा होते हुए कहा। बुरा मत मानना रोड एल्बो, लेकिन ये हमारा उसूल है जिस पर हम सख्ती से कायम रहते हैं और आइंदा भी हम उसी उसूल पर कायम रहेंगे। मैं पहले ही तुम्हारी बात तस्लीम कर चुका हूँ, रोड एल्बो ने बग़ैर फराख दिली से कहा, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे मेरी बात नागवार गुजरी है। वो यकीनन ये चाह रहा था कि हम अपने आइंदा मंसूबों में उसे शरीक करते रहें ताकि वो ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहे, लेकिन ज़ाहिर है मैं ऐसा कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। मैं तो पहले ही दोहरा खेल खेल रहा था। मैंने और तहजीब ने एक इंतहाई खतीर रकम के इवद ओशील मिकाइल के लिए काम करना कबूल किया था। उसके बाद मतलब बरारी के लिए हमें किंग इटलस के लिए काम करने की हामी भरना पड़ी थी और अब दरमियान में डी फोस्टर आ कूदा था। मामलात इतने उलझ गए थे कि मैं खुद अपने आइंदा कदम की जमानत नहीं दे सकता था। किसी भी कदम पर मुझसे कोई लग्जश सरदर्द होती और किसी काम की नज़ाकत के पेश नज़र ज़ाहिर है मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मामला अगर सिर्फ एक पार्टी का होता तो मैं हरगिज़ रोड एल्बो से ना उलझता, मगर अब मैं उसके लिए मजबूर था। मैं उस पर रोब डालने में कामयाब हो गया था, लिहाजा अब सुकून से अपना काम जारी रख सकता था। किंग इटल से तुम्हारी बात हो गई? मैंने सरसरी अंदाज में रोड एल्बो से कहा। उसने तुम्हें क्या हदायत दी हैं? इसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा, रोड एल्बो ने कहा। उसने मुझे तलकीन की है कि डी फोस्टर को तुम्हारे साथ फरार कराने में हर तरह से ताउन करूं। हाँ, मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन जाहिर है कि फौरी तौर पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें भी हमारे मसनूई फरार के इंतजामात करने के लिए खासा वक्त दरकार होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये काम कर लूँ, ताहम कल शाम से कबल सारे इंतजामात मुकम्मल करना मुमकिन नहीं होगा। और मिस्टर रोड एल्बो, इन इंतजामात को मुकम्मल करने के ज़िम्न में तुम्हें हमारी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद उन्हें तुम्हारे इल्म में ले आऊँ, ताकि अगर तुम किसी किस्म की तब्दीली करने के ख्वाहिशमंद हो तो कबल अज वक्त कर सको। मेरे ख्याल में तो किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो ऐसे कामों के माहिर होगे। वैसे तो मेरे सारे आदमी बेहतरीन है, लेकिन इस काम के लिए मैं ख़ास किस्म के लोगों का इंतखाब करूँगा जो इंतहाई काबिल एतमाद भी हों। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? मैंने तहजीब की तरफ देख कर कहा। रात गुजारने के लिए ये ठिकाना? तहजीब बेसाख्ता बोली। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। रोड एल्बो ने शर्मिंदगी से कहा, तुम लोग बहुत थके हुए होगे, आओ तुम्हें तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचा दूं। हमें वापस उसी गार में पहुंचा दिया गया जहां डी फोस्टर कैद था। डी फोस्टर लेटा हुआ था मगर सो नहीं रहा था। हमारे कदमों की आहट सुनकर उठ बैठा। आगाह कर दिया सारी बातों से अपने आकाओं को, उसने तंजिया लहजे में कहा, आपने खुद ही तो कहा था मिस्टर डी फोस्टर कि अगर हम चाहें तो उन्हें सारी बातें बता सकते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने मेरे कहने पर अमल किया या नहीं? नहीं मिस्टर डी फोस्टर, मैंने संजीदगी से कहा, हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम झूठ बोल रहे हो, डी फोस्टर ने बेतबारी से कहा।
आप जिस किस्म के हालात से दो चार हैं मिस्टर डी फोस्टर, उनके पेश नज़र हम आपकी तलक से तलक बाद भी नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर है। मुझे मालूम है हकीकत बहुत तलख होती है, डी फोस्टर ने जहरीले लहजे में कहा, और मैं चूंकि हकाइक पर मुश्तमिल गुफ्तगू करता हूँ इसलिए दूसरों को वह गुफ्तगू तलख ही मालूम होती है। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा मिस्टर डी फोस्टर, मैं मुस्कुराया। अकल से काम लीजिए, अगर हमें सारी बातें उनके इल्म में लाना ही मकसूद होता तो हमने आपसे मामलात क्यों तय किए होते। डी फोस्टर की आंखें सोच में डूब गई। तहजीब हैरान नजर आ रही थी। शायद वो समझने से कासर थी कि मैं किससे धोखा कर रहा हूँ और किसके साथ मुखलिस हूँ। ये तो झूठ दर झूठ का एक ऐसा सिलसिला था कि इसे समझने की कोशिश करने वाला खुद इसकी भूल भुलियों में खो कर रह जाता। तो तुम उनसे मिलने क्यों गए थे? कुछ देर सोच में डूबे रहने के बाद डी फोस्टर ने कहा, सादा सी बात है डी फोस्टर, हमें एक खास मकसद के लिए आपसे मिलने को भेजा गया था और हमें वापस जाकर उन्हें रिपोर्ट देना थी। डी फोस्टर मुझे गौर से देखने लगा, और तुमने उन्हें रिपोर्ट दे दी? उसने कहा। आप फिर बहकने लगे। मैंने उसे टोका। उन्हें मुतमईन करने के लिए हमने कुछ फर्जी बातें बताई हैं, और मैंने तुम्हें जो पेशकश की थी उसके लिए तुमने क्या सोचा? सोचने से कुछ नहीं होता मिस्टर डी फोस्टर, मैंने कहा। हमने आपकी पेशकश कबूल कर ली थी तो उसी के लिए कुछ अमली इक़दामात भी करना थे। गोया तुमने कुछ अमली इक़दामात भी किए हैं, डी फोस्टर ने तंदिया लहजे में कहा। बदगुमानी की कोई इंतहा भी होती है मिस्टर डी फोस्टर, मैं उसीले लहजे में बोला। सबसे पहला अमली कदम हमने ये उठाया है कि यहाँ से फरार के इम्कानात का जायजा लिया है। फरार? डी फोस्टर के लहजे में हैरत थी। हाँ मिस्टर डी फोस्टर, आपका क्या ख्याल है, यहीं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा? नहीं डी फोस्टर गड़बड़ा कर बोला। लेकिन क्या इस कैंप से फरार होना मुमकिन है? नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती मिस्टर डी फोस्टर, फ़र्क सिर्फ इम्कानात का होता है। कहीं इम्कानात कम होते हैं और कहीं ज़्यादा। मेरे ख्याल में यहाँ से फरार होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, डी फोस्टर बोला। दूसरे अल्फाज में आप यहाँ से फरार को नामुमकिन करार दे रहे हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए तो हम आपसे पैसे वसूल करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, मगर ना जाने क्यों दुनिया वालों पर से अब मेरा एतमाद उठ गया है। जनाबे वाला मरीख के बाशिंदे हैं या किसी और सियारे से तशरीफ लाए हैं, मैंने शदीद तरीन झंझलाहट के आलम में कहा, और तहजीब हंस पड़ी। डी फोस्टर का मुंह हैरत से खुल गया। क्या कह रहे हो? उसने कहा। वो मेरी बात का मतलब नहीं समझ सका था। तुम भी तो इसी दुनिया के एक फर्द हो मिस्टर डी फोस्टर, तुम हम पर एतमाद नहीं कर सकते तो हम क्यों तुम पर एतमाद कर लें? तुम मेरा मतलब नहीं समझे, डी फोस्टर ने गड़बड़ा कर कहा। बात दरअसल ये है, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ डी फोस्टर। मैंने उसकी बात काट कर कहा, हमें तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। किंग इटलस और रोड एल्बो तुमसे खुद निमट लेंगे। बार बार अदम एतमाद का इजहार करके तुमने हमारी तौहीन की हद ही कर दी। अब हम इस सिलसिले में तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। वो मेरी बात तो सुनो, डी फोस्टर ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। तुम्हें गुस्सा आ गया, हालांकि मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। क्या उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं किसी पर भरोसा कर लूँ? भरोसा मत करो डी फोस्टर, हमने तुमसे ये इसरार तो नहीं किया, लेकिन जितनी कसरत से तुम अपनी बेतमादी का इजहार कर रहे हो वो तुम्हारी बीमार सोच को जाहिर करता है, और उसके बाद तुम खुद नाकाबिले एतबार करार पाते हो। तुम्हारे लिए हम जो खतरा मोल लेने जा रहे हैं वो तुम पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक एक अमली कदम है। हमें पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा कि तुम्हारी इस बेतमादी के बावजूद हम तुम्हारे लिए काम करने का फैसला बरकरार रखें। नहीं, मेरा ख्याल है हमसे गलती सरदर्द हुई है। गलती तुमसे नहीं हुई, तुमने तो बहुत अच्छा फैसला किया था, गलती शायद मेरी ही है। लेकिन मैं सब कुछ तो तुम्हें बता चुका हूँ। बताओ मेरा कसूर भी क्या है? हम क्या करें डी फोस्टर? हमें तो तुमसे फार्मूला हासिल करने में, अगर हम इसमें नाकाम रहे तो हम भी कसूरवार नहीं ठहराए जा सकते। हम तो अपनी नाकामी का इतराफ़ कर लेंगे, उसके बाद हमें कोई गरज नहीं होगी कि जिसका काम है वो खुद ही निमटता रहे। तुमने तो खुद ही एक तजवीज़ पेश की थी और अब खुद ही हम पर शुबे का इजहार कर रहे हो। क्या तुम्हारा यह तर्द अमल जायज़ है? मैंने तुम्हारी बेएतमादी के पेश नज़र एक सरसरी लाया अमल भी पेश कर दिया था और तुम उससे मुतमईन भी थे, फिर अचानक तुम्हारा रवैया क्यों तब्दील हो गया? डी फोस्टर के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। मेरा दिमाग बिल्कुल मऊफ हो चुका है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर तुम्हारी कुव्वत फैसला जवाब दे चुकी है तो फिर वही करो जो हम कह रहे हैं। हम तुमसे तुम्हारे फार्मूले छीन कर तो नहीं ले जाएंगे, तुम हमारे हर कदम का जायजा लेते रहो। अगर सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ और तुम इससे मुतमईन भी हो तो हमारे कहने पर अमल करते रहना। अगर कहीं गैर मुतमईन हो तो हमें टोक देना, लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखना कि हम इस काम के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे, और अगर इस काम की तकमील के बाद तुमने किसी मौके पर हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमसे जो मुआहदा कर चुका हूँ उस पर अटल हूँ, डी फोस्टर ने मजबूत लहजे में कहा।
तुम मेरे फार्मूलों का सौदा कर दो, जो रकम भी मिलेगी उसमें 50% तुम्हारा हिस्सा होगा। वो तो पहले की बात है डी फोस्टर, अब जो बात मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दो। हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही? हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। मैं भला किसी के खिलाफ क्या साजिश कर सकता हूँ? मैं एक बेबस बूढ़ा आदमी हूँ जो खुद अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए दूसरों की मदद का मोहताज है। बिलाशुबा तुम बूढ़े हो और बज़ाहिर बेबस और कमज़ोर भी, लेकिन साजिश करने के लिए ताकत की ज़रूरत कहाँ होती है मिस्टर डी फोस्टर? अब यही देखो ना कि हम बज़ाहिर तो किंग ईटर्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत तुम्हारे लिए काम करेंगे। अगर तुमने किसी भी स्टेज पर किंग ईटर्स को या रोड एल्बो को इस बात से आगाह कर दिया तो हमारी क्या पोजीशन रह जाएगी? मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? डी फोस्टर ने हैरान होकर कहा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे दुनिया के किसी आदमी पर एतबार नहीं है। मैंने उसके लहजे की नकल उतारी। देखो ना, तुम अभी तक नाराज हो, हालांकि मैं पहले ही तुमसे माजरत कर चुका हूँ। गोया ये बात तय होगी कि ना तुम हमारे खिलाफ कोई साजिश करोगे और ना हम तुम्हारे खिलाफ कुछ करेंगे। हमारे दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो पूरी दयानतदारी से पाया तकमील को पहुंचेगा। मेरी तरफ से तो ये बात पक्की समझो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम तरीकाकार क्या इख्तियार करोगे? मैंने एक बहुत शानदार तरीकाकार मुंतखब किया है, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। क्या? डी फोस्टर ने कहा। किंग ईटलर से बात हुई है, मैंने उसके सामने ये तजवीज़ पेश की है कि डी फोस्टर को हमारे साथ यहाँ से फरार करा दिया जाए। क्या? डी फोस्टर उछल पड़ा। तहजीब भी चौंक कर मुझे घूरने लगी। मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज उसकी तवक्को से बहुत बैद थे और उसकी हैरानी बजा थी। हाँ डी फोस्टर, मैंने कहा, मैंने उसे बावर कराया है कि तुमसे फार्मूले हासिल करने की ये वाह सूरत है। तो तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो? डी फोस्टर ने हकला कर कहा। मालूम नहीं कि तुम किस चक्कर में हो। तुम्हें सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने से गर्द होना चाहिए डी फोस्टर। मैं क्या कर रहा हूँ इसे भूल जाओ। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक हरकत है। तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया, अब वो किसी भी वक्त अपना फैसला तब्दील कर सकते हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाया है डी फोस्टर। फार्मूले उन लोगों के लिए बहुत अहम है और उनके उसूल के लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि तुम्हारा एतमाद हासिल किए बगैर फार्मूलों का उसूल मुमकिन नहीं है और यहाँ से तुम्हें फरार कराए बगैर हम तुम्हारा एतमाद हासिल नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा है कि तुम्हें एतमाद में लेकर हम तुमसे फार्मूले हासिल करके उनके हवाले कर देंगे और वो इस काम के लिए तैयार हो गए। हम यहाँ से इस तरह फरार होंगे जैसे अपनी कोशिशों से फरार हुए हैं, जबकि हमें उन लोगों का मुकम्मल ताउन हासिल होगा। मगर वो किसी भी लम्हे तुम्हारी तरफ से मशकूक हो सकते हैं। तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। वो हमारी तरफ से कभी मशकूक नहीं होंगे, मैंने बाईं आंख दबाकर कहा। मैंने उन पर पूरी तरह अपना रंग जमा लिया है। पूरा मुझ पर रंग जमाने की कोशिश कर रहे हो? डी फोस्टर ने बर्राई हुई आवाज में कहा। तुम पर रंग नहीं जमा रहा हूँ डी फोस्टर, तुम्हारी वजह से तो उन लोगों पर रंग जमाया है। तुम्हारे लिए तो मैं काम करूंगा। डी फोस्टर अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैंने किसी दलदल में कदम रख दिया है। उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अब मेरा खुदा ही हाफिज है। दलदल में तो तुम अब तक फंसे रहे हो डी फोस्टर। तुम देखना, मैं तुम्हें इस दलदल से साफ निकाल कर ले जाऊंगा। तहजीब मालिक एक्स खामोशी से मुझे देखे जा रही थी। डी फोस्टर सर झुकाए कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद सर उठा के बोला, और इसके बाद? मेरा मतलब है यहाँ से फरार होने के बाद तुम क्या करोगे? यहाँ से हमारा रुख हैम्बर्ग की तरफ होगा। हैम्बर्ग के किसी उम्दा होटल में क़याम करेंगे। वहाँ क़याम के दौरान हम उन लोगों पर यह जाहिर करेंगे जैसे मैं तुमसे फार्मूलों के बारे में तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि दर हकीकत मैं वहाँ रहकर फार्मूलों का सौदा करने की कोशिश शुरू कर दूंगा। फार्मूलों का सौदा करने के लिए तुम क्या इक़दाम करोगे? डी फोस्टर ने मुझे बगौर देखते हुए पूछा। पहले मरहले में तो मैं KGB और अमेरिकी CIA के एजेंटों से राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा। फार्मूलों के लिए फ्रेंच सीक्रेट सर्विस के सरगर्म अमल होने की इतला भी है। मैं ऐसे मामला से निपटने का तजर्बा रखता हूँ, बशर्ते कि तुम मुझ पर एतमाद करो। मैंने दुनिया में इतने धोखे खाए हैं कि अब अगर कोई मुझसे इंतहाई मुखलिस हो जाए तब भी मैं उस पर यकीन नहीं कर सकूंगा। जाहिर है मैं उसके दिल में तो उतर कर नहीं देख सकता। मैं तो एक फरेब खुर्दा शख्स हूँ। अगर तुमने भी मेरे साथ धोखा किया तो ये मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी। हाँ, अगर तुम अपने कौल के सच्चे निकले तो मैं हैरान होता रहूंगा। मैंने होले से डी फोस्टर का शाना थपथपाया। दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं डी फोस्टर, खुद को हमारे हवाले करो और तमाशा देखते जाओ। ठीक है, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ, डी फोस्टर ने कहा, मगर उसके लहजे में बड़ी बेबसी थी। अब सोने की कोशिश करो डी फोस्टर, हम भी बहुत थके हुए हैं। मालूम नहीं कब दोबारा हरकत में आना पड़े। उस वक्त हमें पूरी तरह ताज़ा दम हो जाना चाहिए। डी फोस्टर के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं लेटे ही सो गया। मुझे यकीन है तहजीब भी सो गई होगी। मुसलसल भाग दौड़ ने हमारा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। अगले रोज सुबह में खुद ही उठा। डी फोस्टर और तहजीब सो रहे थे। गार में इस वक्त भी मसनूई रोशनी फैली हुई थी।
उस पीच दर पीच गार में कुदरती रोशनी आने का कोई सवाल ही नहीं था। वक्त का अंदाजा करने के लिए मुझे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का सहारा लेना पड़ा था। उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे, रात होते होते 2 बज गए थे। लेकिन मुझ जैसे आदमी के लिए 8 घंटे की नींद काफ़ी से भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं बहुत ताज़ा दम था। कुछ देर बाद तहदीब भी उठ गई। डी फोस्टर बदसूर सो रहा था और उसके खर्राटे गार में गूंज रहे थे। तहदीब मेरे नज़दीक सिरक आई और धीमी आवाज़ में मुझसे बोली, तुमने वाकई कमाल कर दिया अली। दोनों पार्टियों को तुमने इस तरह धोखे में रखा कि तुम ज्यादती कर रही हो तहदीब। अब कम अज कम एक पार्टी तो हरगिज़ धोखे में नहीं रही। क्या मतलब? तहदीब ने पलकें झपकाई। तुमने डी फोस्टर की गुफ्तगू नहीं सुनी? उसकी बातों ने तुम्हें मुतासर नहीं किया? वो किस कदर मजलूम आदमी है। क्या ये मुमकिन है कि हम एक कुचले हुए आदमी को मजीद कुचलें? नहीं, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ मैंने किया इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। तुम देख रही हो यहाँ से फरार होना कितना मुश्किल काम है। हम अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन डी फोस्टर को लेकर फरार होना। मैं समझ रही हूँ अली और तुम्हारे मंसूबे से भी मुत्तफिक हूँ, लेकिन क्या डी फोस्टर को ऐसे ही छोड़ दोगे? पहले हम यहाँ से फरार तो हो जाएं। तहदीब, ये सब कुछ तो बाद की बातें हैं। मालूम नहीं है मैं किस किस्म के हालात का सामना करना पड़े। डी फोस्टर के बारे में तो हालात के मुताबिक ही कुछ सोचेंगे। यहाँ से फरार होने में अब रखा ही क्या है? सब कुछ तो तय हो चुका है। रोड एल्बो हमसे ताउन करेगा, हाँ, लेकिन अभी उससे मिलकर जुज़ियात तय करना है, वक्त का तयन करना है। अगर तुम कहो तो मैं रोड एल्बो से मिलकर सारी तफसीलात तय कर लूँ। तहदीब ने कहा, नहीं, ये बहुत अहम मामला है, इसलिए मैं खुद ही रोड एल्बो से सब कुछ तय करूँगा। इस बात पर तहदीब शायद बहस करती, लेकिन उसी वक्त 2 अफराद हमारे लिए नाश्ता ले आए। यहाँ बहुत देर से नाश्ता करने का रवाज है, मैंने नाश्ता लाने वालों से कहा। सुबह के नाश्ते पर दोपहर के खाने का गुमा गुजरने लगा है। हम इससे भी पहले 2 बार आ चुके हैं, लेकिन तुम लोग सो रहे थे। उनमें से एक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बातों की आवाज़ें सुनकर डी फोस्टर भी उठ बैठा था। फिर वो हमारे साथ नाश्ते में शरीक हो गया। मैंने बहुत हल्का नाश्ता किया। अंडे के 2 सैंडविच खाकर मैंने थर्मास से अपने लिए गर्मा गर्म चाय अंडे ली। अरे ये क्या? तहदीब ने हैरत से कहा। और लो ना, सैंडविच तो बहुत हैं। दोपहर का खाने के मूड में हूँ, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अगर पेट भर के नाश्ता कर लिया तो अंदेशा है कि दोपहर का गोल साफ हो जाएगा। नाश्ते से फारिग हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक शख्स गार में दाखिल हुआ। तुम्हें रोड एल्बो ने याद किया है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। चलो, मैंने उठते हुए कहा। मेरे साथ तहदीब भी उठी थी। नहीं, उसने हाथ के इशारे से तहदीब को मना करते हुए कहा, तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने गौर से उस शख्स की तरफ देखा। वो एक तवीलुल कामत और तवाना शख्स था। मुझे याद पड़ता था कि जब हम पहली बार रोड एल्बो से मिलने गए थे तो वो मुझे रोड एल्बो के गार से बाहर नजर आया था। वो तहदीब की तरफ मुतवज्जो था और तहदीब सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। ठीक है, मैंने तहदीब से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं रोड एल्बो से बात करके आता हूँ। तहदीब वापस बैठ और मैं उस शख्स के साथ गार से बाहर निकल आया। पीछ दर पीछ कुदरती सुरंगों से गुजरकर हम एक गार तक पहुंचे, लेकिन ये वो गार नहीं था जहाँ पहली बार रोड एल्बो से मुलाकात हुई थी। रोड एल्बो कहाँ है? मैंने उस शख्स को घूरते हुए पूछा। होगा कहीं, उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुमसे चंद बातें मालूम करनी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने बन्ना कर कहा। अगर कुछ मालूम करना था तो वहीं कर लिया होता। ये कौन सा तरीका है? क्या फर्क पड़ता है? वो याराना अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने हैं, यहाँ दो या वहाँ दे देते, बात तो एक ही है। फर्क तो बहुत पड़ता है। तुम मुझे धोखा देकर यहाँ लाए हो। रोड एल्बो को मालूम हो गया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। रोड एल्बो के दिन भी करीब आ गए हैं। बहुत जल्द इस कैंप पर मेरा कब्जा होगा। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ भी काली भेड़ें मौजूद हैं। बकवास मत करो और मेरी बातों का जवाब दो। वो शख्स कौन है जिसे उस गार में कैद किया गया है? रोड एल्बो ने तुम्हें नहीं बताया? ये बात तो तुम्हें उससे पूछनी चाहिए थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उसने दांत पीस कर कहा। और मैं जिससे जो बात पूछता हूँ उसका जवाब हासिल करके ही छोड़ता हूँ। ओहो, मुझे नहीं मालूम था, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। लेकिन उस बूढ़े के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है। जितना मालूम है वही बताओ, उसने झिंझला कर कहा। बस इतना जानता हूँ कि उसका रोड एल्बो से खास ताल्लुक है और कुछ नामालूम अफराद उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं जिनसे वो छुपता फिर रहा है। वो नामालूम अफराद उसकी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं? मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है। तो तुम लोगों की यहाँ आमद क्या मायने रखती है? रोड एल्बो ने हमारी खिदमात इसलिए हासिल की हैं कि हम उसे यहाँ से बाहिफाजत निकाल ले जाएं। क्या हम लोग मर गए थे कि इस काम के लिए उसने किसी और की खिदमात हासिल की? मुझे नहीं मालूम, लेकिन रोड एल्बो कह रहा था कि उसके आदमी निकम्मे और काम चोर हो गए हैं। मैं किसी बड़े काम के लिए उन पर भरोसा नहीं कर सकता।
और तुम पर किया जा सकता है, उसने हकारत से मुझे देखते हुए कहा। तुम जो सूरत ही से अहमक मालूम होते हो, सूरतों में कुछ नहीं रखा, असल चीज तो सलाहियत होती है और इसका शक्ल और सूरत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। मुझे यकीन है कि तुम उस बूढ़े की असलियत से वाकिफ हो और मुझसे छुपा रहे हो, और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हें उस मरियल शख्स से इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है और मुझे भी उसकी थोड़ी सी बनक मिल गई है। उसके कब्जे में कोई ऐसी चीज है जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर तक पहुंच गया है। मेरे ज़हन में खतरे की घंटियां बजने लगी। सूरत हाल बहुत नाजुक मालूम होती थी। तुम्हें ये बात रोड एल्बो ने बताई है? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। अगर उसने बताई होती तो मुझे कोई गम ना होता, लेकिन वो इतनी बड़ी रकम अकेले ही हजम करने के चक्कर में है। उसकी नीयत में फतूर आ गया है। अब तक हम सब यहाँ से होने वाली आमदनी में हिस्सेदार हुआ करते थे, लेकिन इस बार उसने किसी और को उस बूढ़े के बारे में हवा भी नहीं लगने दी। लेकिन तुम्हारी मालूमात गलत भी तो हो सकती हैं। मुमकिन है रोड एल्बो के किसी दुश्मन ने उसकी आदमियों में बगावत फैलाने के लिए इस किस्म की आवाज़ छोड़ दी हो। मुझे मालूम है ये कोई हवाई नहीं। उस बूढ़े की जिस तरह निगरानी की जा रही है उससे यही जाहिर होता है कि वो बेहद अहमियत रखता है। उसके लिए बहुत कश्त खून हो चुका है। ये बात तो पहले ही से मुझे मालूम थी कि यहाँ आते हुए तुम दोनों पर हेलीकॉप्टर तक से हमला किया गया। किसी मामूली आदमी के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हो सकता। तुमने अपनी हलाकत के सामान पूरे कर लिए हैं, मैंने मुतासवाना अंदाज में कहा। अब तुम्हारा जिंदा बचना महाल है। वो खटकते कुत्ते की तरह घुर्राया। तुमने मेरे सवाल का जवाब ना देकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। उसने कमर से लिपटी हुई चमड़े की बेल्ट खोलते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, चाहो तो अब भी जबान खोलकर अपनी खाल उतरने से बचा सकते हो। मैं खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। उगार के दाने पर खड़ा बेल्ट को हवा में गर्दश दे रहा था। अब भी वक्त है, मुझे बता दो कि उस बूढ़े की क्या अहमियत है, वरना बाद में तुम किसी से ये कहने के काबिल नहीं रहोगे कि जैक ने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। मेरे और उसके दरमियान 8 फीट का फासला था। मैंने उसे जवाब देने की बजाय अपने बचाव की तदबीरों पर गौर करना शुरू कर दिया। मालूम नहीं उसके पास पिस्टल था या नहीं, लेकिन यह मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि उसने मुझ पर पिस्तौल निकालने की बजाय मुझे बेल्ट के जरिए निमटने का फैसला कर लिया था। गोया तुमने जबान ना खोलने का फैसला किया है, उसने कहा और फिर अचानक आगे बढ़कर मुझ पर बेल्ट से हमला कर दिया। उसका ख्याल था कि मैं उस हमले से बचने की कोशिश करूंगा, मगर मैंने उसे हैरान कर दिया। मैं अपनी जगह डटा खड़ा रहा और मैंने बेल्ट को हाथ से पकड़ने की कोशिश की थी। यह अलग बात है कि अपनी ये कोशिश मुझे बेहद महंगी पड़ी। मैं बेल्ट को पकड़ने में नाकाम हो गया था और चमड़े की मोटी बेल्ट ने मेरे उल्टे हाथ में अंगारे भर दिए थे। शदीद तकलीफ की एक लहर ने मुझे सर से पांव तक अपनी गिरफ्त में ले लिया। लम्हे भर को मेरे हवास मुअत्तल से हो गए और लम्हाती तातुल मेरे लिए क़यामत की नवीद लेकर आया। जैक का बेल्ट बरदार हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत कर रहा था और हर बार बेल्ट मेरे जिस्म से टकराती तो यूं महसूस होता जैसे जिस्म के उस हिस्से में किसी ने अंगारे भर दिए हों। अगर मेरे जिस्म पर कपड़े ना होते तो खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। मैंने झुकाइयां देकर बेल्ट की जद से निकलने की कोशिशें की, मगर मैं कितनी बार बच सकता था। जैक के 2 बार खाली देने के बाद तीसरी बार बेल्ट मेरे जिस्म के किसी न किसी हिस्से से जरूर टकरा जाती। मैंने चिल्लाकर जैक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश भी मुझे महंगी पड़ी। वो न सिर्फ फुर्ती से एक जानिब हट गया, बल्कि उसने मजीद कई बार बेल्ट मेरे जिस्म पर रसीद कर दी। बिलाकर मुझे पीछे हटना पड़ा। कोड़े की तरह लहराती हुई बेल्ट बार बार मेरे जिस्म को चाटने के लिए मेरी तरफ लपक रही थी और मैं उससे बचने के लिए पीछे हट रहा था और कभी झुककर जैक के वार खाली दे रहा था। मेरे जिस्म पर कई मुकामात ऐसे थे जहां मुझे आग लगने का गुमा हो रहा था, लेकिन मेरे पास इतना वक्त भी तो नहीं था कि मैं अपनी चोटों को सहला ही सकता। फिर एक बार बेल्ट मेरे हाथ में आ गई और मैंने पूरी कुव्वत से उसे मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरी झंझलाहट पहले ही इंतहा को पहुंची हुई थी, चुनांचे मैंने पूरी कुव्वत से बेल्ट को अपनी तरफ खींचा। मुझे यकीन था कि यह अचानक झटका जैक के कदम उखाड़ देगा, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि वो किसी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा खड़ा है। उसके फौरन बाद मुझे जवाबी झटका सहना पड़ा। ताकत के एतबार से वो यकीनन मुझसे बहुत ज्यादा था, तभी तो मैं वो झटका सह ना सका और मेरे कदम ही उखड़ गए। फिर दूसरा झटका मुझे मुंह के बल जमीन पर ले गया। अगर मैंने बर वक्त बेल्ट ना छोड़ दी होती तो मुंह के बल गार के संगी फर्श पर गिरकर अपने मुंह का बुरथा बना बैठता। मैंने तेजी से बेल्ट छोड़कर अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। मुंह तो बच गया, मगर मेरे दोनों हाथ और घुटने छिल गए थे। जैक ने दरिंदगी से भरपूर कहकर लगाया, मैं तेरे जिस्म का रेशा रेशा उधेड़ कर रख दूंगा। उसने सफाकाना लहजे में कहा। मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसने वक्ती तौर पर हाथ रोक लिया था। शायद वो ये समझ रहा था कि मैं खौफजदा होकर जबान खोल दूंगा।
तुम खुशफहमी का शिकार हो गए हो जैक, मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा। तुम किसी भी तरह मेरी जबान खुलवा नहीं सकोगे। जैक की आंखें सुकड़ गई और उसने ऊंट भींच लिए। मालूम होता है अभी दिमाग ठिकाने नहीं आया। वो गुर्राया। और ना ही आएगा, मैंने अपनी तकलीफ जब्त करते हुए कहा। तुम मेरे मुंह से एक सिसकारी तक सुनने को तरस जाओगे। मेरे जवाब पर जैक आपे से बाहर हो गया और एक बार बेल्ट तान कर मुझ पर झपट पड़ा। इस बार मैंने ना तो बेल्ट से बचने की कोशिश की और ना ही बेल्ट पकड़ने की कोशिश, बल्कि मैं भूल गया कि उसके हाथ में बेल्ट भी मौजूद है। जब पिटना ही ठहरा तो जिद्दोजहद क्यों की जाए। इधर जैक का बेल्ट वाला हाथ हरकत में आया और इधर मैं उस पर झपटा। जैक के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि इस कदर पिटने के बाद मैं उस पर यूं झपट पड़ूंगा, इसलिए वो अपने दिफा की तरफ से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गया था। और यही वजह थी कि मेरे गूंसे को अपना टारगेट तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। गोगी इस चक्कर में मुझे अपने जिस्म पर बेल्ट का एक और वार सहना पड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ जैक के बाएं जबड़े पर भी क़यामत गुजर गई थी। मेरा गूंसा पूरी कुव्वत से उसके बाएं जबड़े पर पड़ा। जैक के हल्क से करा खारिज हुई और इज़रारी तौर पर बेल्ट उसके हाथ से छूट गई। उसने दोनों हाथों से अपना जबड़ा दबा लिया। शायद उसका कोई दांत भी हिल गया था। उसके ऊँटों से बहने वाला खून गवाही दे रहा था कि आने वायद में पांसा पलट गया था। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर जमीन पर गिरी हुई बेल्ट उठा ली और बरकी सूरत से उसे लेकर जैक पर पल पड़ा। मेरा पहला निशाना जैक का चेहरा था, जिस पर उसके दोनों हाथ रखे हुए थे। बेल्ट की पहली ही ज़रब से उसके मुंह से एक सिसकारी निकली और वो तिलमिला कर रह गया। अब मेरी बारी है जैक, मैंने दांत भींच कर कहा। जैक उछल कर बेल्ट की दरबार से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझ पर तो जुनून सवार था। मैं पागलों की तरह उस पर बेल्ट बरसा रहा था और वो खुद को बचाने के लिए पूरे गार में दौड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी जाए पनाह नहीं मिल रही थी। आखिर एक बार वो ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और मेरा काम मजीद आसान हो गया। वो बस करो, खुदा के लिए बस करो। वो बुरी तरह चीखा, उफ मेरे खुदा, मैं मर जाऊंगा। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है जैक, मैंने हाथ रोके बगैर सफाकाना लहजे में कहा। जब तक तुम होश में हो मेरा हाथ नहीं रुकेगा। वो गार के फर्श पर बुरी तरह मचल रहा था और चीख कर रहम की अपीलें कर रहा था, मगर मैं बहरा हो गया था। मुझ पर उसकी किसी आवाज का, किसी फरियाद का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर कबल वो मेरे जिस्म का रेशा रेशा उधेड़ देने के दर पे था और अब खुद मेरे रहमो करम पर था। मेरे जिस्म के बेशुमार मकामात से जहाँ जहाँ उसकी बेल्ट पड़ी थी अभी तक तेज से उठ रही थी और अब मैं उससे अपनी हर चोट का पूरा बदला ले रहा था। दफातन एक ख्याल मेरे जहन में आया और मैंने अपना हाथ रोक लिया। सुनो जैक, मैंने उससे कहा, अगर तुम मजीद मार से बचना चाहते हो तो मेरे सवालों के जवाब दे दो, वरना मैं तुम्हारे जिस्म पर खाल का एक जर्रा भी नहीं छोड़ूंगा। पूछो, उसने कर्रा कर कहा। वो गार के फर्श पर पड़ा माई बेआब की तरह तड़प रहा था। चमड़े की बेल्ट की मार सहना हर कसू नाकस के बस का रोग नहीं होता। तुम्हें डी फोस्टर के बारे में मालूमात कहाँ से हासिल हुई? मैंने उससे पूछा। वो एक नकाबपोश था। उफ, मेरे जिस्म में आग लगी हुई है। मेरे जिस्म में भी आग लगी हुई है जैक, मैंने करख्त लहजे में कहा। लेकिन देखो मैंने किस तरह जब्त कर रखा है, तुम भी जब्त करने की कोशिश करो वरना ये आग मजीद फैल जाएगी। नहीं नहीं, वो दोनों हाथ उठाकर चीखा। अब मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा।